अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। और आज जुमे का दिन है और जुमे का दिन बड़ा मुबारक और बाबरकत होता है, तो आपकी ज़िंदगियों में मज़ीद बरकत लेके इंशाअल्लाह ये दिन आएगा और आपके तमाम मसाइल हल होंगे। इसके साथ साथ जनाब मसाइल की हम बात कर रहे हैं तो लगता ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो कि डी फैक्टो सरबराह हैं नून लीग के, उनके मसाइल में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि जनाब अब उनको रिफ्यूज़ल मिल गया है बरतानिया की जानिब से उनके वीज़े के हवाले से। और ऑफ कोर्स अभी दे हैव रिसोर्सेज, तो वो फिर अपील भी दायर करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या हुआ। लेकिन हम भी काफ़ी अर्से से कोशिश कर रहे थे कि ये तो उनका अपना कोई मसला हुआ है, तो फिर वो फंस गए हैं। लेकिन हम तो ये भी एक्सपेक्ट करते थे ना कि हुकूमत उनको लेकर आएगी। नहीं, वो तो हो नहीं सका, शेख रशीद साहब मगर ये हो नहीं सका। फोर्स रिमूवल होता है, लेकिन बरतानिया के ऊपर अक्सर क्रिटिसिज्म होता रहा है। बानी एमक्यूएम के मामले में आपको पता है कि क्या वहाँ पर मौक़िफ़ था। उसके अलावा सेफ हेवन समझा जाता है कि जो लोग मुबैना तौर पर अपने अपने मुल्कों में करप्शन करके गए हुए हैं उनको वहाँ पर फैसिलिटेट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है और फिर अपने मफादात के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन ये जो सिचुएशन है इसके अंदर मदिया 3 क़वानीन हैं जो कि नवाज शरीफ साहब के वतन वापस आने की राह में रुकावट होते हैं। एक तो जनाब ये है कि अगर आपकी कोई मेडिकल रीज़न है तो आप उसके अंदर उस मेडिकल रीज़न की बुनियाद पर 18 माह तक वहाँ पर क़याम कर सकते हैं। लेकिन वो कोई ऐसा कोई नहीं हुआ, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। फिर सिंस ही हैज़ अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और उनके पास था, तो अब उनको इसकी ज़रूरत नहीं। दूसरा आ जाता है जनाब 65 साल से ज़ायद उम्र के अगर आप हैं तो और वहाँ पर जनाब आपके बेटे सेटल्ड हैं तो आप उनके पास रह सकते हैं, आपको डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास कसीर सरमाया है तो आप इन्वेस्टमेंट करके वहां पर रह सकते हैं, तो ये तो आपको कोई नहीं भेज सकता। तो ये तो है नहीं, लेकिन एग्जैक्टली क्योंकि आपको बिजनेस वीजा आराम से मिल सकता है। एक देयर इज अ सर्टेन अमाउंट दैट यू हैव टू पे, और जब आप पे करेंगे तो ऑफ कोर्स आप बिजनेस पर्पसेस के लिए, और उसके बाद फिर आपको हुकूमत बड़े आराम से। वो मैं नहीं पे कर सकता, मदीहा पे कर सकती है। नहीं, मैं भी पे नहीं, नवाज शरीफ साहब पे कर सकते हैं। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। आज जुम्मे का दिन है, अल्लाह मियां प्लीज अशफाक की ज़बान मुबारक करे। अशफाक ने शो के आगाज में इतनी प्यारी बात कर दी, इसलिए हम जल्दी से नजर डाल लेते हैं आप टॉप स्टोरीज पे। जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओलंपिक्स के हवाले से, स्पेसिफिकली जो कल का मैच है, कल है 7 अगस्त, और हमें पाकिस्तानियों को सिर्फ और सिर्फ कल का जो एक टाकरा होने वाला है, जो कि स्पेशली हमने देखा है नीरज चोपड़ा और हमारे अरशद नदीम के दरमियान होगा। हमारे लिए तो वही, हमने बाकी सब नहीं, ये तो गलत है। हमने उन्हीं के साथ तकरीबन 10 से 12 के करीब एथलीट्स हैं, जिनमें से एक एथलीट ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड जो है नीरज चोपड़ा और अपने अरशद से भी बेहतर है, लेकिन उनका नाम कोई नहीं ले रहा। क्योंकि असल में होता ये है कि ये इवेंट ही ऐसा है, या कोई भी इवेंट ऐसा हो, भले पाकिस्तान और भारत 9वीं और 10वीं पोजीशन के लिए भी आमने सामने हो, तो हमारा उस पूरा फोकस ऑफ कोर्स भाई, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हमारा सबसे बड़ा जो टाकरा आता है वो भारत से होता है। और हमें होता है कि बिहार, एंड आई विश कि वो बीट करें नीरज चोपड़ा को, और उसके बाद जो उनकी सक्सेस है वो हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के नाम करें। एक चीज ये है कि दे हैव अटमोस्ट अमाउंट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। 2018 के जो साउथ एशियन गेम्स थे उसके अंदर जनाब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, इन्होंने कांसी का तमगा हासिल किया था, लेकिन ये है कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट मौजूद थी। अभी भी जो इंडिया की एसोसिएशन है, ओलंपिक एसोसिएशन, उनकी जानिब से बयान भी जारी किया गया था कि जी हम दोनों इन एथलीट्स को सपोर्ट करते हैं कि दोनों ये मेडल कोई ना कोई जीत के आए। अभी अशफाक, जब ये सेरेमनी भी हुई, जब ये दोनों साथ आके खड़े हुए, तो जिस रिस्पेक्ट के साथ आके खड़े हुए थे, तो वो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था और बड़ा पॉजिटिव और बड़ा पीस का मैसेज जा रहा था। अच्छा, कल क्योंकि आपको पता है कल है 7 अगस्त, और कल जेवलिन थ्रो के फाइनल में आपको पता है, जैसे हम बात भी करें कि पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम का मुकाबला दुनिया भर के टॉप एथलीट्स के साथ साथ, क्योंकि भारतीय फौज के सूबेदार नीरज चोपड़ा से भी होगा, और ये मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल इंशाल्लाह शाम 4 बजे होगा। और रवायती पाकिस्तान भारत के खिलाड़ियों के टाकरे के बेस्ट मैच दोनों मुल्क के लिए नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा जो अहमियत मुख्तार कर गया है। और अरशद के वालिद ये कहते हैं कि अरशद ने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया, इंशाल्लाह मेडल भी जीतेगा। आवाम करी पाकिस्तान दी वो भी दर्दी अल्लाह ने हुक्म, मेरे सोने अल्लाह ताला ने नीली छत वाले ने मेरे ते रहमत की है। ये मेडल का 7 तारीख में इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म जीत के आएगा। मेरा अल्लाह के दुआ कर रहे हैं, आवाम भी दुआ कर रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा। अच्छा, अब ये देखिए कि ओलंपिक्स में पहुंचे हैं, फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, पूरी उनकी उम्मीदें उन्होंने जगाई हैं, तो सारे जो दीगर खेल के भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी जानिब से भी उनको सपोर्ट किया जा रहा है। क्रिकेट के इंटरनेशनल अंपायर अलीम डार, साबिक टेस्ट क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक और हॉकी ओलंपियन इस्लाहुद्दीन की टोक्यो ओलंपिक से जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में पहुंचने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद दी गई है और हौसला अफजाई भी की है। काफ़ी तमाम पाकिस्तानियों से अपील है कि उस कामयाबी के लिए दुआ करें
मेरी नेक ख्वाहिशात अर्शद नदीम के साथ हैं। आप गोल्ड मेडल लेके पाकिस्तान आए। उन्होंने अपने कैरियर में बड़ी मेहनत की है। मैं ये चाहूँगा कि कौम, सारी कौम उनके लिए दुआ गो हो ताकि वो अपने लिए, मुल्क के लिए मेडल जीत कर वापस आएँ। अर्शद नदीम, वी ऑल प्राउड ऑफ यू यार। तूने बहुत 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 आला किया है पाकिस्तान के लिए। फाइनल है, रिगार्डलेस जो भी रिजल्ट आए, पूरी नेशन आपके साथ है। और जी, जैसे कि हमने देखा कि हमारे क्रिकेटर्स ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया और तमाम तर पाकिस्तानियों की दुआएं जो हैं वो इस वक्त अरशद नदीम के साथ हैं कि कल इंशाल्लाह जो टाकरा होगा वो बेहतरीन टाकरा हो। और इसी वाले से उनके कोच अरशद नदीम के जो कोच हैं रशीद अहमद साकी, उनसे हमारी गुफ्तगू हुई और जब हमने उनसे पूछा कि अरशद नदीम ने मुल्क का नाम रोशन किया, पूरी कौम दुआ गो है, मियाँ चन्नू में क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने क्या बताया आपके साथ शेयर करते हैं। और घरों में लोग इसके लिए दुआ दो हैं कि अल्लाह ताला अरशद नदीम को ओलंपिक में गोल्ड मेडल से नवाजा। और मियाँ चन्नू के लोग पुरजोश हैं और इसके लिए दुआएं कर रहे हैं। और जो नया पाक दुनिया में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, वो अरशद नदीम के लिए दुआ दो हैं और इसके लिए नेता कर रहे हैं। चलें जी, दुआ गो थे। कहते हैं कि जाहिर है कि उनका बड़ा एक किरदार है। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से उनको अरशद को उन्होंने बिल्ड किया, उनको सपोर्ट किया, उनको यहाँ तक इस मकाम तक लेके आए। और इसी हवाले से जनाब हम बात कर लेते हैं शहजाद मलिक से। शहजाद मलिक हमारे नुमाइंदे हैं जिन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि तवक्को की जा सकती है अरशद नदीम से कि वो कोई मेडल जीतेंगे। तो शहजाद, हम तो बड़े खुश हैं, आप क्यों इतने संजीदा बैठे हुए हैं? बताइएगा कि कितनी आप उम्मीदें और तवक्कुआत आपकी वाबस्ता हैं और बाकी हैं। अशफाक, ये जो 10 रुकनी दस्ता पाकिस्तान का गया था उसमें से सिर्फ अरशद नदीम से ही तवक्को थी कि ये मेडल ला सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वर्ल्ड नंबर 3 हैं और एशिया नंबर 2 हैं। लेकिन जो ये हीट हुई थी जिसमें ये 4 अगस्त को उन्होंने जो अपने पूल में टॉप किया, बी पूल में, तो उसमें वो उन्होंने अपना बेस्ट नहीं फेंका क्योंकि उनका बेस्ट है 86.38 मीटर्स, लेकिन इसमें 85.16 उन्होंने जो है वो जेवलिन फेंका और उसके बाद वो अपने ग्रुप में जो है वो टॉप पे रहे। और इसमें मज़े की बात ये है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में दोनों में किसी भी एथलीट ने जो है वो अपना जोर नहीं लगाया, सिर्फ उन्होंने क्वालिफाई करने की कोशिश की है। और जहाँ तक हमारी जो फयाज बुखारी हैं, इनके कोच, और अरशद नदीम, इनसे भी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि हमने सिर्फ क्वालिफाई करना था फाइनल के लिए। और फाइनल का एक मरहला, लेकिन एक और चीज़ है शहजाद, आप ये एक चीज़ नोट कीजिए कि जैसे अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा की, तो नीरज ने जो थ्रो किया था वो फर्स्ट थ्रो में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था, ठीक है। उसके अंदर अब मैं जब उनकी फुटेज हम देख रहे होते हैं तो इट इज़ सो टेक्निकल कि एक कदम भी आपका भागते हुए गलत पड़ जाए, इधर उधर हो जाए, तो पूरा मोमेंटम आपका डिस्टर्ब होके आपकी थ्रो को मुतासिर कर सकता है। इट इज़ वेरी टेक्निकल, ये कोई इतना आसान नहीं है जितना नजर आता है। ऑब्वियसली ये चीजें भी उनके माइंड में होंगी। नीरज ने 86.65 फेंका है, ठीक है, लेकिन उनका बेस्ट जो है वो 88.07 है। लेकिन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैं यही बता रहा हूँ कि ये तमाम के तमाम जो एथलीट्स हैं इन्होंने क्वालिफाई करने की कोशिश की। एक बड़ा दिलचस्प मरहला है, अगर आप 1 मिनट मुझे दें तो मैं आपको इसका बताऊं कि जो फाइनल राउंड है जिसमें 12 जो जेवलिन थ्रोअर्स ने क्वालिफाई किया है उसमें इनकी 12 की 3-3 अटेम्प्ट्स होंगी और 3-3 अटेम्प्ट्स में जो टॉप 8 होंगे वो मजीद फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे और जो आखिरी 4 होंगे उनको निकाल दिया जाएगा। फिर दोबारा मुकाबला होगा, ये जो 8 जो क्वालिफायर्स होंगे जो टॉप 8 होंगे, ठीक है, और ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, यानी कि रिवर्स चलेगा। अच्छा। जिसने इस मुकाबले में 8 में से जिसने टॉप किया होगा उसकी बारी आखिरी होगी। तो इस तरह से वो दोबारा 3-3 जो है वो थ्रो फेंकेंगे। तो ये बड़ा एक अच्छा चांस है। मेरा ये तज्जिया है क्योंकि यहाँ पे मैं अरशद नदीम को कवर करता रहा हूँ, उनके ऊपर पैकेजेस भी बनाए, हमने काफ़ी कवर किया। जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के सदर जनरल अकरम शाही हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई और उन्होंने सिर्फ इन्वेस्ट ही पिछले 2-2.5 साल में इनके कौम की नजर इस वक्त कल होने वाले मैच के हवाले से, और अल्लाह करे कल अरशद नदीम जिन्होंने पहले कांसी कर वो जीता था। वैसे आप शहजाद हमारे साथ मौजूद रहेगा, अभी अपने नाज़रीन को इस्लामाबाद लिए चल रहे हैं जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरीम ओनुगजे मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। जब ये खबर आई कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने
हाँ इस वक्त जी, आप देख सकते हैं जी, तो- इस्लामाबाद में तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब जैसे मीडिया से गुफ्तगू करी थी और जैसे उन्होंने वजीर आजम नवाज शरीफ का नाम लिया तो माइक गिर गए तो और उस माइक पे यहाँ वो पे गिर गए मुस्कुराई और जो मीडिया के नुमाइंदगान है अब दोबारा से माइक के सिंबल और कर रहे माइक सेट नहीं भी हो जी। रहे, तो आप ये देख सकते हैं। तो- तो जो सूरत हाल है मेरे ख्याल से ये भी जब यहाँ पर आई तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वीजे की सूरत हाल वीज़े के की हवाले से सूरत बात हाल पे। करेंगे और क्या की पार्टी की स्ट्रेटजी है, सुनिए। ये बता रही थी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए सुबह सुबह आपको तकलीफ दी कि इससे पहले एक शैतानी टोला झूठे और बहरूपिये जागे और वो वही राग अलापना शुरू कर दें जो कौम 3 साल से सुन रही है, और जिनके पास अपने सियासी मुखालफीन के खिलाफ सिर्फ सेहत के ऊपर सियासत करने का बयानिया है, क्योंकि वो खुद एक कमज़ोर हुकूमत है, वो चोर हुकूमत है, करप्ट हैं, फ्रॉडिये हैं और बहरूपिये हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ सेहत के ऊपर सियासत करना जानते हैं। कल जब ये खबर आई कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी वीज़ा एक्सटेंशन अप्लाई की थी मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर, वो होम ऑफिस यूके ने वहाँ से माजरत कर ली है, उसके बाद असल ईद उन कराए के तर्जुमानों की हुई जिनको अपनी कारकर्दगी बताने के लिए तो आवाम के पास कुछ नहीं है। वो कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते जिसमें ये बयान करें कि आटा आज इतना सस्ता हुआ है, आवाम के लिए चीनी, बिजली, गैस, दवाई आज हमने सस्ती की है। ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको कराए के तर्जुमानों की सुनने को नहीं मिलेगी। जिस वक्त ये खबर आई तो मैं उसकी हकीकत बताती चलूं कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। मियां नवाज शरीफ साहब का वीज़ा एक्सपायर हुआ और जो कोई भी यूके में मौजूद हो, जब उनका वीज़ा एक्सपायर होता है तो वो एक्सटेंशन के लिए एक नॉर्मल प्रोसेस है, और एक नॉर्मल प्रोसेस के तहत मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपना वीज़ा एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन दी, जो होम ऑफिस ने माजरत की, और उसी होम ऑफिस ने उस फैसले के अंदर जहां माजरत का फैसला है उसके अंदर कैटेगोरिकली लिखा कि आप इस फैसले के खिलाफ राइट ऑफ अपील रखते हैं इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल के अंदर, और उसी राइट ऑफ अपील जो इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल के अंदर मियां साहब रखते थे उनके लॉयर्स ने वो दायर कर दी है। और जब इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल के अंदर एप्लीकेशन का प्रोसेस ट्रिगर हो जाता है तो जो होम ऑफिस का फैसला होता है वो इनइफेक्टिव होता है, और जब तक ट्राइब्यूनल इमिग्रेशन का फैसला नहीं देता तब तक मियां साहब का यूके का स्टे कानूनी करार दिया जाता है। और इसके ऊपर कराए के तर्जुमानों की ईद हुई, क्योंकि असल मकसद तो सिर्फ नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ, 3 साल में एहतसाब का बयानिया दफन, जो झूठे इल्ज़ामात लगाए उसकी हकीकत दफन। नवाज शरीफ से लेकर, शहबाज शरीफ से लेकर, हमजा शहबाज से लेकर, मरियम नवाज से लेकर तमाम मुस्लिम लीग नून की क़यादत सजाए मौत की चक्कियों में रखा, झूठे इल्ज़ामात लगाए, और जब एक धेले की करप्शन, किकबैक, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और एक शाइबा, कहीं एक जगह के ऊपर भी कोई शुबा भी नहीं कि कोई करप्शन हुई है। 3 दफ़ा का मुंतखब वज़ीर आज़म और हर मंसूबे के ऊपर नवाज शरीफ की तख्ती है। एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके अपने झूठे इल्ज़ामात के ऊपर। और ये मरियम औरंगजेब नहीं कह रही, ये लाहौर हाई कोर्ट कह रही है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और जहां सबूत देने की बारी आई वहां भाग गए, जहां सबूत देने की बारी आई वहां शहबाज शरीफ से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया। यह है असल हकीकत। और क्योंकि झूठे इल्ज़ामात थे, क्योंकि कराए के तर्जुमान हैं जो सुबह दोपहर शाम बयानात देते हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए, आवाम से कोई सरोकार नहीं,
उस वक़्त कराए के तर्जुमानों ने तबला बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि और तो कोई काम नहीं है। और मैं उनको बताती चलूं, इस मीडिया के थ्रू मैं बताना चाहती हूं पाकिस्तान की आवाम को और कराए के तर्जुमानों को, क्योंकि इतनी पार्टियां बदलते हैं, इतनी वफादारियां बदलते हैं कि अपना बयानात बदलते हुए भी शर्म नहीं आती। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूं कि नवाज शरीफ साहब को यूके में इलाज कराने किसने भेजा? नवाज शरीफ साहब को यूके में इलाज कराने पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने भेजा। अक्टूबर 11 से पहले 3 दफ़ा डॉक्टर अदनान ने नैब की कस्टडी के अंदर, जब अक्टूबर 11 को नवाज शरीफ साहब तो कोर्ट लखपत में थे, अगर नैब न्याजी गठजोड़ ने कोई और तफ्तीश करनी थी, कोई और इन्वेस्टिगेशन करनी थी, कोई और झूठा इल्ज़ाम लगाना था, तो मियां साहब की कोर्ट लखपत के अंदर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो सकती थी? क्यों 11 अक्टूबर 2019 को मियां नवाज शरीफ साहब का रिमांड हुआ और नैब ने अपनी कस्टडी में दिया और हेड ऑफिस लाहौर में उनको शिफ्ट किया गया? वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन थी जो नैब कोर्ट लखपत में मियां नवाज शरीफ साहब अरेस्टेड थे, जेल में थे, जो झूठे बुनियाद के ऊपर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर सजा सुनने के बाद पाकिस्तान आए? उनको कहते हैं कि वो भाग गए हैं, शर्म आनी चाहिए। और उन झूठे इल्जामात की हकीकत जस्टिस शौकत सिद्दीकी और अरशद मलिक जज साहब के बयानात के अंदर मौजूद है। जब 11 अक्टूबर को उनको शिफ्ट किया गया नैब की कस्टडी में, तो 21 अक्टूबर को, उससे पहले 3 दफ़ा डॉक्टर अदनान ने कहा कि मियां साहब की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उनसे मिलने दिया जाए, उनका टेस्ट कराया जाए। उनको टेस्ट करने की और मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। जब 19 तारीख को डॉक्टर अदनान 19 अक्टूबर को मिले तो उनका टेस्ट हुआ और 21 तारीख को मियां साहब के प्लेटलेट्स जो थे वो 6000 पर पहुंच गए थे नैब की कस्टडी के अंदर। तो इल्ज़ाम लगाने से पहले ये बताओ कि नैब के अंदर क्या हुआ जिससे मियां साहब की जो तबीयत थी वो ख़राब हुई? ये पर्चा तो नैब के ऊपर होना चाहिए। और कस्टडी में नैब की तबीयत मोहम्मद नवाज शरीफ की ख़राब हुई, हुकूमत की कस्टडी के अंदर। जो पहले कोर्ट लखपत में थे उनको नैब शिफ्ट किया गया साजिश के तहत। क्या किया मियां साहब के साथ? 21 तारीख को जो उनके प्लेटलेट्स पूरे 2 हफ्ते 10 दिन का रिमांड, उसके बाद 21 तारीख को मियां साहब का जब रिपोर्ट आई और जब चेकअप हुआ तो प्लेटलेट्स बहुत नीचे गिर चुके थे। मियां साहब को 21 अक्टूबर को शिफ्ट किया गया सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर, और सर्विसेज हॉस्पिटल जो है वो हुकूमत का अस्पताल है। वहाँ मेडिकल बोर्ड बना हुकूमत का, जो पंजाब हुकूमत का था, जिसको प्रिंसिपल सर्विसेज हॉस्पिटल हेड करते थे। वहाँ मेडिकल बोर्ड बना और इमरजेंसी नाफिज हुई जो पंजाब हुकूमत ने लगाई। जो वजीर हेल्थ की थी, सेहत की वजीर ने सर्विसेज हॉस्पिटल में इमरजेंसी लगाई जब नवाज शरीफ साहब को लाया गया नैब की कस्टडी के पास से। और उसके बाद 25 अक्टूबर को पंजाब हुकूमत के मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने मियां साहब को मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बेल दी। और क्या कहा मैं बताती हूँ। उसके बाद ये बताने से पहले 29 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर सर्विसेज हॉस्पिटल, पंजाब हुकूमत का हॉस्पिटल, पंजाब हुकूमत का बोर्ड, उसकी सिफारिशात के ऊपर मियां साहब को बेल दी। 29 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बेल दी। और वहाँ जो मेडिकल बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ द 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर इज बैटलिंग फॉर हिज लाइफ, ये वर्ड्स थे। और नैब के ने अपने तमाम एतराज़ात उस एप्लीकेशन से हटाए मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर। उसके बाद जो बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने कोर्ट में कहा, मेडिकल रिपोर्ट जमा कराई, उसमें कहा हिज बॉडी नॉट मेकिंग प्लेटलेट्स एंड डॉक्टर्स आर मेंटेनिंग इट आर्टिफिशियली। जी
तो इस्लामाबाद में तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी आज अलसुब। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने वीज़े की कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त दी थी। हुकूमती वुज़रा सिर्फ नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत करना चाहते हैं। झूठों के टोले के जागने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और कराए के तर्जुमानों का असल मकसद सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर बात करना है। तो मेरे ख्याल से इशफाक, मेरे ख्याल से शुरू से लोगों को बताना चाहिए कि एग्जैक्टली जिस पे उन्होंने गुफ्तगू की वो है क्या बात जनाब। और हम शुरू में भी तस्करा कर चुके थे कि नवाज शरीफ साहब की जानिब से ये अपील की गई है कि मेरे क़याम में अब मजीद तोसी की इजाज़त दी जाए, लेकिन वहाँ पर हमने ये देखा कि वो इजाज़त नहीं दी गई। बरतानवी जो इमिग्रेशन हुकाम है उनकी जानिब से वो मना कर दिया गया। अब उन्होंने जो इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल है उसमें अपील कर दी है। अच्छा, ये उनको उसमें भी लिखा गया कि आप अपील कर सकते हैं। जी, अपील कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ से अगर रिजेक्ट हो जाएंगे उसके बाद दे विल टेक द मैटर टू द कोर्ट और अदालत में जाके ये मामला जाएगा और उसके बाद वहां पर जो है वो शुरू में हमने कई चीजें आपको बताई थी कि कितने फैक्टर्स हैं। अगर हुकूमत चाहे, बरतानवी हुकूमत चाहे, जिस तरह से हम ये देख सकते हैं कि शहजाद अकबर साहब से भी बात हुई थी, उनकी बरतानवी हमनसब से, फिर उसके बाद वजीर आजम पाकिस्तान ने भी कहा था कि वो बोरिस जॉनसन से भी बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब को वतन वापस भेजें, लेकिन उस मामले पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और वहाँ पे कोई हमने मरबूत हिकमत अमली भी नहीं देखी। हमने देखा फवाद चौधरी साहब भी, बाबरा के शेख रशीद साहब भी कह रहे थे कि भाई हम हुकूमत काम करी क्योंकि वतन वापस कैसे लाए जाएंगे। अब क्योंकि उनका जो वीज़ा है जो एक्सटेंड करवाना था वो समय एक्सटेंड नहीं हुआ, उनके पास अपील का राइट है, वो अपील कर सकते हैं। कैसे करेंगे और बाकी सारा प्रोसेस कैसा होगा उस हवाले से आगे जाके पूछेंगे भी, हमारे साथ स्पेशलिस्ट होंगे भी। लेकिन वजीर दाखिला शेख रशीद इस तमाम की सूरत हाल पे कहते हैं कि नवाज शरीफ अब पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, किसी और मुल्क के पासपोर्ट पर अप्लाई करना है तो करें। क्या कहा आपको सुनाते हैं पहले। शहरी नहीं रहे, 12 फरवरी से उनका पासपोर्ट खत्म हो चुका है। पाकिस्तान का पासपोर्ट उनके पास नहीं है। अब किसी और मुल्क के पासपोर्ट से वो अप्लाई करें तो और बात है। कानून और आइन के मुताबिक 12 को उनका पासपोर्ट खत्म हो गया और उन्होंने दरखास्त नहीं दी अपग्रेडेशन की, इसलिए वो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे वीजा नहीं दे सकते। अगर वो पाकिस्तान आना चाहें तो मैं 24 घंटे के अंदर पासपोर्ट दे सकता हूँ, एम्बेसी से वो ले सकते हैं। और सेनेटर फैसल वाडा ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को वापस आकर जेल जाना है, कुछ पता नहीं वो नाइजीरिया डिपोर्ट हो जाएं। एतजाज अहसन ने कहा कि हो सकता है भारत नवाज शरीफ को पनाह देने को तैयार हो जाए। ये जैसे मुल्क में पनाह है जो बिलियनियर्स की वीजे का इनकार हो जाना बहुत संगीन सूरत हाल है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के लिए। अपील करेंगे यकीनन इसके खिलाफ। अपील में 2-3 महीने इम्कानी तौर पे लग ही सकते हैं। अपील भी डिसमिस हो जाती है तो फिर मियाँ साहब को अगर कोई और मुल्क लेने को तैयार हो तो मियाँ साहब उधर जा सकते हैं, वो पासपोर्ट हो या ना हो। मुझे नहीं पता, शायद इंडिया तैयार हो जाए कि जी आप आ जाए हमारे पास। ये थे एतजाज अहसन जिनको आपने सुना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और बहुत बड़ी स्टेटमेंट वो दे रहे थे। और सख्त मौक़िफ़ होता है उनका नॉर्मली नून लीग के हवाले से। एग्जैक्टली, आपने बात बिल्कुल सही की, क्योंकि जब हमने देखा कि पीडीएम बन रही थी तब भी ये डे 1 से खिलाफ थे मुस्लिम लीग नून की साथ दोस्ती पे। अच्छा, आगे हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने इलाज के गर्ज से झूठ बोलकर वीज़ा लिया, और साथ में फिर उनका ये भी कहना था कि नवाज शरीफ के पास वीज़ा मुस्तरद होने के खिलाफ अपील के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। साहब को पाकिस्तान की एम्बेसी में जाके आर्जी सफरी दस्तावेज़ात लेनी चाहिए और पाकिस्तान आना चाहिए, और यहाँ पे वो जेल जाएंगे और उसके बाद अपने मुकदमे का लड़ेंगे। दूसरी सूरत हाल ये है कि वो इसको चैलेंज करेंगे। उनके पास कोई ग्राउंड नहीं है क्योंकि वो बीमार नहीं है। वो पाकिस्तान से अरबा रुपया लेके पाकिस्तान से बाहर फरार हो गए हैं। वो पैसा पाकिस्तान में वापस आना ज़रूरी है। आप आइए, वो पैसे जिसके ऊपर आप पर इल्ज़ामात हैं वो पैसा वापस कीजिए और बेशक पाकिस्तान में अपने घर में रहिए। अदरवाइज़ जाहिर है कि या आप पैसे वापस करेंगे या आप जेल जाएंगे। तो इस सारे मामले पर अभी कुछ ही देर पहले हमने ये देखा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा अपना मौक़िफ़ दे चुकी हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब से भी हम बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या सोचा जा रहा है इससे मुताल्लिक। तो बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फरमाइएगा कि बरतानिया की जानिब से जो वीज़ा तौसी की दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई है। अच्छा, पासपोर्ट उनका ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है जिसके लिए दरख्वास्त भी नहीं दी गई, तो अब आगे क्या किया जाएगा? वीज़े में तौसी की दरख्वास्त का मुस्तरद होना और पाकिस्तानी हुकूमत का जो फ़ैसला है उनके पासपोर्ट को रिन्यू ना करना, ये उनके लिए लिटिगेशन का जो एवेन्यू ओपन करेगा।
तो उसमें जो है वो उनके पास ख़ातर खा वक्त जब तक भी वो वहाँ पे रहना चाहें वो उन्हें मैसर आ सकता है। और इस फैसले में बाकायदा लिखा है कि वो जो इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल है उसमें वो अपना फ़ैसला कर सकते हैं। उस ट्रिब्यूनल में जब तक उनका केस पेंडिंग रहेगा तो उस वक्त तक वहाँ पे उनका स्टे जो है वो कानून के मुताबिक होगा और लीगल होगा। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि जितना वक्त उनको दरकार है वहाँ पे रहने के लिए तो वो उनको मैसर ना आ सके, तो इसलिए ये कोई सच इशू नहीं है। वो इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में वो चले जाएंगे और उनका स्टे जो है वो लीगल चले जैसे भी आए तो उन्होंने वहाँ पर इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल से रब्ता भी किया है, वहाँ पे अपनी अपील भी दायर कर दिया। अब ये देखना है कि उसका जवाब कब तक आता है और कितना लंबा प्रोसेस होगा। अच्छा, लेकिन साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि जो सूरत हाल बनी ऑफ कोर्स उसमें फिर विफाक की जाने से भी काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब तो अब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के शहरी नहीं रहे, वो किसी और मुल्क के पासपोर्ट पर अप्लाई करना चाहें तो वो कर दें। इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखें, पिंडी के शैतान के कहने से तो किसी की शरीयत जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। मियाँ नवाज शरीफ इस मुल्क के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे हैं, वो इस मुल्क के मोहसन हैं। उन्होंने इस मुल्क की जो है वो ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दी है, इस मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया है और यहाँ के अवाम ने उनको 3 मरतबा इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया, अपना मैंडेट दिया। तो ये एक मौजूदा हुकूमत का इंतकामी घटिया हथकंडा था जो उन्होंने अपनाया है, उसकी कोई लीगल और अखलाकी कोई उसकी वक़्त नहीं है। तो फैसल बॉर्डर से बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सामने आया है। वो कहते हैं कि उन्हें तो वापस आकर जेल ही जाना है और कुछ पता नहीं वो नाइजीरिया डिपोर्ट हो जाएं। तो इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? इंशाअल्लाह मियाँ नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो उससे पहले ये जितने भी इन जैसे जो है वो घटिया गुफ्तगू करने वाले लोग हैं ये सारे जेल में होंगे और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है अपने मुल्क में बाइज्जत तौर पे जो है वो वापस आएंगे। चलिए जी, इंतजार है कि वो अपने मुल्क में बाइज्जत तौर पे वापस आए। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। इससे तासुर ये भी मिला है कि अभी जल्दी वो आने वाले नहीं है, क्योंकि उसके लिए पहले है कि वो सब जेल में होंगे। निहाल हाशमी साहब ने तो लेकिन कहा था ना कि बहुत जल्दी वापस आएंगे, सो यू नेवर नो, हो सकता है अभी आ जाए, वीजा रिन्यू करा के उन्हें कहेंगे पाकिस्तान आके इलाज कराना है। खैर, व्हाट ऑप्शंस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैज नाउ। मारूफ कानूनदान बैरिस्टर सबगुतुल्लाह कादरी साहब हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं। बैरिस्टर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। अब जबकि बताएं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वीजा को जो एक्सटेंड करने की जो एप्लीकेशन थी वो तो होगी मुस्तरद और उन्होंने अपील भी दायर कर दी इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में, उनके पास और ऐसी क्या ऑप्शंस हैं कि वो जो उनकी अपील है जो उन्होंने दायर की है वो कामयाब हो सकें उसमें? पहले तो मुतफ़र एहतराम वज़ीर दाखिला से ये दरख्वास्त करूँगा वो एहतियात से बात करें। उनकी शहरियत मनसूख नहीं हुई है, हुकूमत पाकिस्तान शहरियत मनसूख नहीं कर सकती, पासपोर्ट चेंज कैंसिल हुआ। क्योंकि अगर शहरियत मनसूख होती है तो उनके लिए बड़ा आसान रास्ता है, फिर वो स्टेटलेस हो जाएंगे, उन्हें बरतानवी हुकूमत को मजबूरन यहाँ वीजा देना पड़ेगा। फिर तो कभी एक्स्ट्राडाइट भी नहीं हो सकते जी, फिर एक्स्ट्राडिशन भी नहीं हो सकते उनकी कभी भी जी, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो उनके फायदे में अगर उनकी शहरियत मनसूख हो जाए तो कन्वेंशन स्टेटलेस का जिसके तहत बरतानिया मजबूर हो जाएगा कि उन्हें यहाँ जाना चाहिए, उनका पासपोर्ट कैंसिल हुआ। दूसरी बात ये कि अब उन्हें इजाज़त है अपील करने की, वो ट्राइब्यूनल जा रहे हैं, लेकिन अपील में बड़े कम इम्कान हैं क्योंकि उनको अपील की इजाज़त ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत हुई है। अच्छा। जिसके तहत आर्टिकल 3 में उन्हें ये साबित करना पड़ेगा कि उनको इतनी सीरियस बीमारी है कि अगर उन्हें जाने की इलाज की इजाज़त नहीं मिली तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। उनकी बड़ी मुश्किलात होंगी। पहले कानून ये था कि साबित करेंगे मर जाएंगे, अब कानून चेंज हो गया, यूरोपियन कोर्ट ने कहा ये नहीं है, लेकिन पर इतना इलाज, इतनी सख्त बीमारी होनी चाहिए कि उसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। ठीक है। तो इस मुल्क में अगर इलाज नहीं हुआ तो वो उनका इंतकाल हो जाएगा। तो ये मुश्किल है साबित करना, क्योंकि वो तो घूमते फिरते रहे, इतनी बीमारी नहीं है। अच्छा। तो अपील में वो कामयाब नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें हाई कोर्ट में जुडिशियल रिव्यू भी कर सकते हैं। अच्छा। अब उनका मसला ये है कि मसला नहीं, फायदा ये है कि अपील में टाइम लगेगा, तो कोशिश करेंगे कि किसी तरह 2-3 साल लग जाए, अपील करें, जुडिशियल रिव्यू करें, इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल 6-7 महीने। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है सियासी हालात साजगार हो जाएं और शायद वो सोच रहे हो कि तो फिर वापस आ सकें।
यही रास्ता है, क्योंकि उनकी अपील तो कामयाब नहीं हुई। अच्छा, एक और चीज समझाइएगा कि वो जो कवानीन में मौजूद है, एक तो ये है कि अगर आप बीमारी साबित कर पाते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक तो चीज ये है कि बीमारी साबित कर दें तो 18 महीने तक आप कयाम कर सकते हैं। दूसरी चीज ये डिपेंडेंसी जो एक और का ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो अपने जनाब अपने बच्चे आपका उनका दे आर एस्टेब्लिश्ड, तो आप उनके साथ वहाँ पर कयाम कर सकते हैं। तीसरा, इन्वेस्टमेंट का भी एक वहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, तो ये भी आप समझते हैं कि वो इन्वोक कर सकते हैं? नहीं, पहली चीज तो ये है कि बीमारी साबित करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो अर्ज किया कि उनको ये साबित नहीं करना वो बीमार है, बीमार तो बहुत से लोग होते हैं, उन्हें ये साबित करना है कि उनके जो इंसानी हुकूक है आर्टिकल 3 कि उनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है कि वो बहुत जालिबाना बर्ताव है, वो इस किस्म के बीमार हैं कि उसका इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। दूसरा ये कि उसका अगर उन्हें इजाजत नहीं दी गई तो वो स्लोली उनकी डेथ हो जाएगी और कोई रास्ता नहीं है, वो बच नहीं सकते। सही, ऐसी बीमारी है। अच्छा, सही, मामूली बीमारी नहीं। दूसरी बात ये कि जो आप बात कर रहे हैं कि वो उनके बच्चे हैं, उसका कानून ये है कि अगर आप 65 ईयर से ज्यादा उम्र के हैं तो आपके बच्चों को साबित करना पड़ेगा कि आप उनके डिपेंडेंट हैं, वो आपकी फाइनेंशियल हेल्प करते हैं। आप खुद पाकिस्तान में जिंदा नहीं रह सकते बगैर फाइनेंस के, वो फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो जाएंगे पाकिस्तान में, वो रईस आदमी पाकिस्तान में, इसलिए उन्हें इजाजत नहीं मिल सकती। इसलिए ये इन्वेस्टमेंट के लिए अब तो वो अप्लाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि सारी एप्लीकेशन पहले कर सकते थे, अब रिफ्यूज हो गई। इसलिए अब उन्हें पाकिस्तान जाके अप्लाई करना। ऑल्सो बैरिस्टर साहब ये कहिएगा, ये भी तो बहुत मैटर करता है, जब हम यूके के लिए, हम स्टेट्स के लिए जब वीजा अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपसे 3-4 शेख हैं जहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं कि क्या आपने कहीं कोई वायलेट किया है, क्या आपके खिलाफ कोई मुकदमा है, कहीं पर आप कहीं कन्विक्ट हुए हैं, तो आपको लगता है कुछ उन क्लॉजेस की वजह से भी हो सकता है कि इनका वीजा एक्सटेंड ना हो? नहीं, जहाँ तक आर्टिकल 3 का ताल्लुक है, जहाँ तक अपील का ताल्लुक है, उसमें ये चीजें नहीं आती। कि उसमें सीधी बात है जो मैंने पहले अर्ज किया, तो यूरोपियन कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट का भी, कि अगर आदमी इतनी सख्त बीमार है कि उसके बचने के इम्कान बहुत कम है, अगर वतन वापस भेजा गया, उसका इलाज यहाँ हो तो शायद बच जाए। इतना सीरियस। अच्छा, चलें, वो तो बात आपने कर दी। अब जरा जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आपको पता है कि बरतानिया को खासा क्रिटिसाइज किया जाता रहा है, इससे पहले बानी MQM का मामला आपके सामने ही है, उधर भी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, रियासत पाकिस्तान की जानिब से खासी कोशिशें की गई, अभी भी बड़े राब्ते किए जा रहे हैं, तो सियासी पहलू इसका कितना इफेक्टिव है इस सारे मामले को अगर आप देखें तो? सर, सियासी पहलू में तो उनका फायदा हुआ, क्योंकि मेरा ख्याल ये है, मुझे ताज्जुब हुआ था जब उन्हें यहाँ आने की एक्सटेंशन दिया गया था, क्योंकि इस मुल्क में इमिग्रेशन कानून के तहत अगर आपकी प्रेजेंस इज नॉट कंड्यूसिव टू पब्लिक गुड, अगर आप क्रिमिनल हैं, आपको जेल हुई है, आपको वाजिबा शख्सियत नहीं है, तो आपको इस मुल्क में रहने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। सही, वो तो मसला हमेशा रहता ही है, लेकिन सिर्फ वो मसला अपील में नहीं आएगा कि और किसी किस्म की एप्लीकेशन होगी तो वो मसला उनके रास्ते में बड़ी रुकावट था। बैरिस्टर साहब, आपका इतना वसी एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन से मुमकिन वजूहात होंगी जिनकी वजह से इनका ये वीज़ा रिजेक्ट हुआ है? उनका वीज़ा रिजेक्ट इस बात से हुआ है कि उनको जो बीमारी थी जिसका इलाज कराया चाहते थे, वो इतना टाइम उन्हें मिला है, उनका इलाज हो जाना चाहिए। और होम ऑफिस का कहना सही कहना है कि पाकिस्तान में भी इलाज हो सकता है, तो उनके इलाज के लिए ये तो इतना टाइम गुजरने के बावजूद इलाज नहीं हुआ। नहीं, लेकिन वो अगर वही जो मेडिकल रिपोर्ट डॉक्टर महमूद अयाज साहब की सरबराही में जो पूरा एक मेडिकल बोर्ड बना था, उसकी वही रिपोर्ट दे दें जिसकी बिना पर वो मुल्क से बाहर गए थे, कि इलाज हो पाता तो यहीं पे हो जाता, मुझे तो इन्होंने खुद भेजा था कि इलाज वहां पर नहीं हो पा रहा, तो वो आज के सिनेरियो में वैलिड है? नहीं, वो होता वैलिड, लेकिन उसमें जहाँ तक मुझे याद है कोर्ट ने कहा था कि इनके प्लेटलेट डाउन हो रहे हैं, ये 2 दिन में भी मर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो मामला ठीक हो गया। वो घूमने गए, वो जाके अपने नवासे को उन्होंने देखा, तो वो सड़क पे घूमते हैं, तो वो तो बेहतर हो गया ना, उस हद तक तो वो बीमार नहीं है अपना, जिस हद तक पाकिस्तान में बीमार। और स्पेसिफिकली जब उनकी हेल्थ की डिटेल्स मांगी गई, शुरू में कोविड आ गया, फिर बहुत सारी वजूहात की वजह से वो भी खुद फेल हुए और नहीं बता सके कि एग्जैक्टली क्या वजूहात है जिन्होंने इनको यूके में इतनी देर बिठाया हुआ। बहुत शुक्रिया जी, बैरिस्टर सिबगतुल्लाह कादरी साहब हमारे साथ थे, और वही थी हेल्थ के ग्राउंड पे, क्योंकि उनको वीजा मिला था, बाहर गए थे इलाज कराने के लिए, जब वहाँ जाके देखा तो हमने देखा कि वो पोलो मैचेस भी देख रहे हैं, और उसके बाद हमने देखा यही हुकूमत का मौक़िफ़ भी है कि इतने बीमार थे तो आपने इलाज क्यों नहीं कराया? लेकिन वो ये कह रहे थे कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि झूठ बोल कर गए थे, लेकिन झूठ तो मुबैना तौर पर शायद बोला हो, लेकिन मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट थी
कि जी ये रिपोर्ट है, उनका इलाज पाकिस्तान में वो भी मुमकिन हुकूमत की नहीं। हाँ। अगर वो रिपोर्ट ना होती तो ऐसा ना होता। अब और यूके की मेडिकल जी। रिपोर्ट चाहिए, एक पाकिस्तान की मेडिकल रिपोर्ट हाँ। थी। अब हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और बहुत सारी मजेदार हमारे पास इश्यूज हैं डिस्कस करने के लिए, वो आपसे करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आपसे एक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार किस्म की पाकिस्तान इंजीनियर्स की बड़ी कामयाबी के हवाले से बात करेंगे। एनर्जी में बड़ा कामयाब तजुर्बा किया गया जनाब। एक ऐसा रोबोट तैयार किया गया है जिसको सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि आप अपने सामने ही बैठ के जॉयस्टिक से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप मैं लाहौर में बैठी हूँ और मुझे अपना रोबोट जो कराची भेज के मैं लाहौर में बैठी हूँ और रोबोट को कराची भेज के काम करवाना चाहूँ, वो रोबोट तब भी काम करेगा। और अगर मैं पाकिस्तान में बैठी हुई हूँ और मैं इस रोबोट को किसी दूसरे मुल्क में भी भेज दूँ तो मैं तब भी अपनी जॉयस्टिक के थ्रू उस रोबोट को जो है वो ऑपरेट कर सकती हूँ। अब रोबोट के पर्पसेस मेडिकल है, ये क्या है, ये तो अपने एक्सपर्ट से जानेंगे जनाब। और उसके अंदर महसूस करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह एक इंसान किसी चीज़ को ऑपरेट करते हुए महसूस कर सकते हैं, उसी तरीके से रोबोट भी आपको महसूस करवा सकेगा। तो जनाब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर रियाजुद्दीन साहब। ये डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ऑफ हैप्टिक्स ह्यूमन रोबोट एंड कंडीशन। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो वैसे तो आप वहाँ पर बैठ के भी अपना रोबोट भेज के भी ये सारा काम कर सकते थे। एक्चुअली जब मैं आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि एक हैप्टिक डिवाइस को ले आता हूँ, एटलीस्ट आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट का डेमो तो दे सकता हूँ। बट मैं थोड़ा क्या कहते हैं वो हो गया कि प्रोबेबली इट विल बी ये ना कि अब डर गए कि हमारे एंकर्स ही ना बेचारे डर जाएं कि वो ऐसे रोबोट देख के। बिल्कुल। ये रोबोट कैसे काम करता है? जी एक्चुअली इसके अंदर 3 चीज़ें मेजर हैं। एक तो 2 जियोग्राफी, यानी आप आसान कर लें कि अगर फॉर एग्जांपल आप ऐसा कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं जहाँ पे ह्यूमन प्रेजेंस पॉसिबल ना हो, तो आप उधर एक रोबोट भेजेंगे और ह्यूमन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन पे, जैसे आपने बताया लाहौर में आप बैठी हैं, और दूसरी जियोग्राफिकल लोकेशन फॉर एग्जांपल कराची, इवन इंटरकॉन्टिनेंटल, आपने रोबोट को वहाँ पे भेजा और ह्यूमन ऑपरेटर उसको टेली ऑपरेट करेगा थ्रू सर्टेन जॉयस्टिक। एक्चुअली जॉयस्टिक थोड़ी सी एडवांस होगी। हाँ, इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो ना सिर्फ उसको कंट्रोल करेगा, मैन्यूवर करेगा, मैनिपुलेट करेगा, बल्कि वो जो इन्वायरमेंट से जो रोबोट है इंटरैक्ट करेगा, किसी ऑब्जेक्ट पे कोई भी टास्क परफॉर्म करेगा, उसको आप दूसरे एंड पे फील भी कर सकते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क हो सकते हैं, आप ड्रिलिंग कर सकते हैं, इससे आप सर्जरी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये सिचुएशन जो आप बता रहे हैं ये ज़्यादातर काम आ सकती है उस सूरत में कि जहाँ पर कोई हादसा हुआ हो, कोई जलजला आया हो, कोई बायो हैजर्ड हो, कि जहाँ पर इंसान का जाना उस सूरत में मुमकिन ना हो। लेकिन जैसे मुज़ाफ़ाती इलाके होते हैं जहाँ पर इंटरनेट मौजूद ना हो, तो वहाँ पर ये काम नहीं कर पाएगा। जी, वहाँ पे आपको कनेक्शन अवेलेबल करना होगा, क्योंकि आजकल जो रिसर्च है वो इंटरनेट बेस्ड टेली ऑपरेशन कहलाता है। ये टेली रोबोटिक्स या टेली ऑपरेशन, इंटरनेट बेस्ड टेली ऑपरेशन की जाती है। तो या तो आप अपनी कोई डेडिकेटेड लाइन रखें या फिर आप इंटरनेट के ऊपर ये कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे पता है इसके मेडिकल पर्पस में ठीक है, जैसे आपने बताया कि इसके पास में सेंसर्स भी ऐसे लगे होंगे, कोई हर्डल आएगी वो भी हम इम्पैक्ट फील कर सकेंगे। सो क्या इसके अलावा कुछ ऐसी वर्चुअल एनवायरनमेंट के में भी ये हमें कहीं ना कहीं इफेक्टिव साबित हो सकता है? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एक तो ये रियल टास्क है कि आपने रोबोट को भेज दिया, बट व्हाट अबाउट फॉर एग्जांपल आप जो मेडिकल डॉक्टर्स जब स्टूडेंट्स होते हैं और डेंटिस्ट्री में आप, क्योंकि ह्यूमन लाइफ इंपॉर्टेंट है, तो आप उनके डिफरेंट सॉफ्टवेयर की मदद से जो ग्राफिकल इंटरफेसेस डेवलप करके बॉडी ऑर्गन्स, और आप उनको क्या कर सकते हैं, उनको उनके अंदर उस रोबोट के थ्रू आप उस वर्चुअल इन्वायरमेंट में एंटर होके डिफरेंट स्टिफनेसेस को आप फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कैच करेंगे तो यहाँ पे आप फील कर बिफोर ऑपरेटिंग। और दिस इज वेरी गुड। जी बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अगर किसी का कोई इश्यू है तो आप पहले देख सकते हैं कि कहाँ किस तरीके से जाके इसको करना है, तो आप बिफोर हैंड आप एक टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ जी कितने फेलियर के ऑप्शंस कितने आप उसको कई दफा कर सकते हैं विदाउट जेपरडाइजिंग द पेशेंट्स। आप डायरेक्ट पेशेंट पे इंप्लीमेंट किए बगैर आप उस वर्चुअल एनवायरनमेंट, क्योंकि वहां पर तो ये है ना कि ये आर्टरी रप्चर हो गई तो इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके अंदर आप रियल टाइम परफॉर्म करके फिर उसके बाद मल्टीपल टाइम्स देख भी सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि अब तक जो आपने ये रोबोट बनाया है, क्या इसको अभी अप्रूव करवाया आपने गवर्नमेंट की? एक्चुअली मेरे ख्याल में इसके लिए हमें इसकी टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इसके लिए ये एक सर्विस है एक्चुअली, रादर देन डेवलपमेंट से। डेवलपमेंट हमारे पार्ट पे फॉर एग्जांपल डिजास्टर की कुछ एजेंसीज हो गई, रेड क्रिसेंट फॉर एग्जांपल या एनडीए में हो गई, और भी इसके अलावा। और अभी तो ये तो चले ये विद इन द कंट्री है, मतलब डिजास्टर से हम लोग खुद भी गुजरे हैं। इसके अलावा जो डेवलप कंट्री है वो तो टेली ऑपरेट
इंटर फॉर एग्जांपल मून से भी करते हैं। जैसे हमने जो एल्गोरिथम वे बैक एक नाम था उसका प्रेडिक्टिव एनर्जी बाउंडिंग एल्गोरिथम, इसके अंदर एक स्टेबल एल्गोरिथम भी डेवलप होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इस टेबल पे पंच कर रहा हूँ तो अल्लाह ताला ने मेरी डायनामिक्स इतनी अच्छी बनाई है कि मैं ना इस टेबल को हर्ट कर रहा हूँ ना अपने हाथ को हर्ट कर रहा हूँ। तो आपको अपने रोबोट के अंदर डालना पड़ता है कि वो जिस ऑब्जेक्ट को ग्रैब करे तो वो आपको एग्जैक्टली उसे इम्पिडेंस कंट्रोल कहते हैं। तो हमने अपने एल्गोरिथम को सक्सेसफुली 7 सेकंड्स तक टेस्ट किया है, जो कि यहाँ से मार्स तक का डिस्टेंस है। ओके तो आप ये मैं मतलब हम तो उसको खला में भी भेज सकते हैं। जी बिल्कुल। तो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है, मैं हमेशा पॉजिटिव और रहता हूँ और होपफुल रहता हूँ कि मे बी इन 2040-50 कितने टाइम में तैयार किया, मुझे बताएं कि ये क्या आम लोगों के लिए भी है कि आप खरीद सकते हैं, देन यू कैन आल्सो ऑपरेट दिस रोबोट? असल में इसके अंदर तो उसका इंटरफेस कंट्रोल है, तो वो तो मुझे तो इस फील्ड में तकरीबन 11 साल हो गए और जो इसका एल्गोरिथम हमने डेवलप किया था तकरीबन 2016 में किया था। और उसके बाद हम डिफरेंट टास्क, असल में इसके अंदर एक एल्गोरिथम डेवलप करना, इंटरनेट को अंडरस्टैंड करना, उसके साथ मैनिपुलेट करना और फाइनली कोई स्पेसिफिक टास्क वेदर ड्रिलिंग। आप सोचिए कि इसको अगर किसी ड्रोन के साथ इनकॉर्पोरेट करके भेजा जाए, जी बिल्कुल, तो ये तो मतलब बड़ा ड्रोन के साथ आपने कोई ग्रिपर लगा दिया और कोई भी टास्क जो कि आपको लगता है कि फील करें आप डिजास्टर्स सिचुएशन में, आपने डिस्क्रिमिनेट करना है कि जो डेब्रे से मलबा है या ह्यूमन बॉडी है उसमें कौन सा है टेम्परेचर सेंसर, विजुअल्स लेके आप बिल्कुल। और रियल टाइम सिनेरियो में तो यहाँ पर खाने डिलीवर हो गए और अपनी दही मंगवाने के लिए भेजेंगे। इंडिया में देखा था पिज्जा भी डिलीवर करता है, तो मेरे ख्याल से इस पे इसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो सकता है। जी बिल्कुल, रोबोट का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो। आप ये देखें एनईटी वाले, मैं ये देख रहा हूँ कि कितना काम कर रहे हैं अच्छे, और जाहिर है कि हम ये देख सकते हैं कि अभी वो कुछ दिन पहले एनएफटी की बात कर रहे थे, नॉन फंजेबल टोकन के हवाले से, उसके अंदर भी काफी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आप लोग कर रहे हैं। अभी तक किसी सर्जरी में आप लोगों का ये जो बनाया हुआ है टूल ये यूज हुआ है? नहीं, सर्जरी में तो यूज नहीं हुआ मेरे ख्याल में। उसके लिए कुछ प्रोबेबली रेगुलेटरी अथॉरिटीज की एक प्रोसीजर है, अप्रूवल है। लास्ट पेंडेमिक में हमने वेंटिलेटर भी बनाया था एनईडी ने, वो अब बिल्कुल अपने आखिरी मराइल में है, तो वो उसके प्रोसेस से मैं गुजरा हुआ हूँ। तो वो जहाँ आपकी ह्यूमन सेफ्टी ज़्यादा जाती है वहाँ पे आपको पता है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। तो अभी राइट नाउ ये कर सकते हैं कि हमने अभी रिसेंटली जो इसके अंदर जो लेटेस्ट काम किया है, एक तो किसी ऑब्जेक्ट को पिक एंड प्लेस किया है, पैग इन होल किया है, और सबसे अच्छी चीज़ है कि 2 किस्म की डिफरेंट स्टिफनेसेस, यानी एक सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है और एक हार्ड ऑब्जेक्ट है, उसको डिस्क्रिमिनेट कई लेवल पे हमने करके देखा है। उसके लिए कंट्रोल्स डिफरेंट डाल के, यानी सेमी ऑटोनोमसली आपने प्री डिफाइंड, और इसके अंदर फिर कंट्रोल्स के एल्गोरिथम डाले हैं। बहुत सारी जगहों पे ना अपने इन प्रोडक्ट्स को मुतारफ कराने के लिए आपको बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस में जाना पड़ता है ताकि आप लोगों को बता सकें कि आप चीज़ें बना के रहें। सो डू यू सी योरसेल्फ कि आप भी जाके अपने रोबोट को इंटरनेशनल मार्केट में जाके इंट्रोड्यूस कराएं ताकि लोगों को पता चले पाकिस्तान में क्या चीज़ें बन रही हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग अभी रिसेंटली काफ़ी सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो कि कोरिया की यूनिवर्सिटी, एक ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी है वियना में, उनके साथ मिलके हम 1-2 काम कर रहे हैं, राइटिंग सर्टेन प्रपोजल्स, और उसमें वहाँ पे ये चीज़ें और एडवांस हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे फ़िलहाल लास्ट 2-3 ईयर्स में, मैं नेशनल लेवल लैब को हेड करता हूँ, तो उस यहाँ पे हमने कैपेसिटी बिल्ड कर ली है। अच्छा। और राइट नाउ हम इन पोजीशन में है कि अब हम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप फॉरेन, चलें जी, एंड आई होप आप लोग कमाल करें और ज़बरदस्त तरीके से काम करें। जैसे जैसे जो भी चीज़ें करेंगे हम लोगों के साथ भी शेयर करते रहेंगे। और अभी ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। वेलकम बैक टू आवर शो बाखबर सवेरा में आपका एक बार फिर से खैर मकदम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और अब हम एक चीज़ देख रहे हैं मदीहा, कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो कराची को किसी हद तक ऑन पेपर से सही प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो वो भी इस हवाले से काविशें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ जो है उससे भी काफ़ी शिकवे शिकायतें थे वज़ीर आज़म साहब से। कराची के अवाम, कराची के ताजर, स्टेक होल्डर सब ये कहते रहे कि जनाब आप यहाँ पर आया करें और आएँ और आके यहाँ के मसाइल का हल निकालें, क्योंकि ज़ाहिर है मेट्रोपोलिस है, आबादी अच्छी खासी है, मिनी पाकिस्तान कहते हैं, तो उसका भी कोई रीज़न है और इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर है। कितना टाइम रह गया अब अगले इलेक्शन में? 2 साल जी। तो अब होता ये ना कि हमने देखा कि पहले के 3 साल जो होते हैं ना उसमें ज़रा काम नहीं किया जाता, चौथे साल को भी लगा लें, लेकिन आखिरी साल में कोशिश होती है कि थोड़ा बहुत काम किया जाए, क्योंकि उसी की बिना पे तो फिर उसी की बिना पे तो एग्जैक्टली वो सारी लिपा पोती होती है ना, वो उसी की बिना पे होती है, ताकि जो अगला फिर आप वोट लेने के लिए जब आवाम में जाए तो आवाम को वोट दे और आपके पास आपका मंजन बेचने के लिए मौजूद हो जी। तो आपने देखा कि 3 साल कराची ने क्या सफ़र किया, जो कराची के तरक्याती मंसूबे, जो कुछ कराची के लिए अनाउंस किया गया था वो कुछ कराची के शहरियों को नहीं मिला।
कराची के शहरी ने कैसे सफ़र किया, कराची में हेल्थ की क्या सूरत हाल है, कराची में महंगाई की क्या सूरत हाल है। कराची की बात तो करेंगे लेकिन बाकी शहरों की भी जो सूरत हाल है वो कुछ मुख्तलिफ नहीं। आप पेशावर की सूरत हाल देख लें, पेशावर में एकदम से इतनी महंगाई हो गई है कि आप वहाँ पे देखें, आपको चीनी का भी थैला वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। और लिख के गायब लगा हो दिया गई है। उन्होंने, कहाँ गायब हो गए, क्यों गायब हो गए, क्या वजूहात रही। वो जो आटा और चीनी माफिया था जिसके खिलाफ क्या बड़ी बड़ी कमेटियां बनी थी, बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी, तो क्या वो पैसा वापस आया जो उन्होंने एकदम 400 अरब रुपए का स्कैम किया था? नहीं आया। क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई जो इसमें मुलव्विस थे? नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं होगा और हुकूमत की नाक के नीचे या फिर जो इदारे कंट्रोल करते हैं उनके सामने ही सारा कुछ हो रहा होगा, तो फिर दीगर लोगों को भी शह मिलेगी कि वो भी कहेंगे कि हम भी इस बहती गंगा में हाथ धोते हैं। तो जनाब इस सूरत हाल पे बात करेंगे, पेशावर के वाले से बात भी करेंगे, लेकिन पहले हम टॉप स्टोरीज पे बात कर लेते हैं। सिंध हुकूमत ने कराची में मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया। नोटिफिकेशन जारी। तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम की सियासी तैनाती की मुखालिफत नज़रअंदाज कर दी गई। जी, तो पहले रोना हम रोएंगे महंगाई का, जिसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जा रहा है। यानी कि तो बात अगर सुने, ये जो रोना रोने से लोगों को लगता है शायद फेक रोना रो रहे, लेकिन ये असल में सही बात है कि लोग परेशान हैं, बहुत परेशान है, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर यानी कि कुव्वत खरीद जिसे कहा जाता है वो नहीं रही। पहले एक आसान सी मिसाल दे देता हूँ कि पहले फर्ज करें कि आप 5,000 रुपए लेके मार्केट गए हैं, तो उन 5,000 रुपए में जो सामान आता था अब वो 10,000 में भी आना मुमकिन दिखाई नहीं देता। इसका मकसद ये हुआ कि पैसे वही हैं लेकिन रुपया डिप्रिशिएट हो रहा है और आपकी परचेजिंग पावर कम होती जा रही है, लेकिन आपकी इनकम वही की वही है। बल्कि कई लोग इस कोरोना पेंडेमिक की वजह से अपनी नौकरियों से हाथ भी धो बैठे थे। कितने सेक्टर से, यानी कि आप सिनेमा सेक्टर देख लें, आप फूड सेक्टर देख लें, और भी बहुत से बहुत सारे सेक्टर्स यहाँ पे मुतासर नौकरियां हुए। खोई थी। लेकिन देखिए मसला यहाँ पर ये, चले ठीक है कोई चीज़ मुतासर हो रही है लेकिन उसको देखने के लिए कोई हो तो सही, इंतजामिया मौजूद तो हो, लेकिन इंतजामिया ही यहाँ पर हमें नाकाम नजर आ रही है। और हुकूमत की जानिब से सख्ती करने पर मार्केट से खाने पीने की अशिया गायब हो रही हैं। पेशावर में अचानक से हम देख रहे हैं कि दुकानों से चीनी गायब हो गई है। शहर में अशरफ रोड और रामपुरा गेट में दुकानदारों ने चीनी दस्तियाब नहीं है कि बोर्ड लगा दिए। और हुकूमत ने चीनी का जो एक्स मिल रेट है वो 88 रुपये फी किलो वैसे मुकर्रर किया था, लेकिन जो होलसेल ताजर हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें चीनी 101 रुपये फी किलो मिल रही है, तो वो हुकूमती रेट पर ये तो फरोख्त नहीं कर सकते। ये आपने किसी बात कर दी। अब जनाब वो दबा के बैठ गए होंगे स्टॉक, क्योंकि स्टॉक तो होता है और फौरन ख़राब भी नहीं होता। तो उस सूरत में होता ये है कि जनाब लोग परेशान रहते हैं कि आखिर करें तो क्या करें। वैसे मशवरा हमारा ये है कि महज़ब माशरों में ये होता है कि जब किसी भी चीज़ की कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो उसको कुछ दिन के लिए बॉयकॉट करते हैं। और चीनी का बॉयकॉट करने से आपकी सेहत पर कोई मनफी असरात मुरतब नहीं हो। लेकिन चीनी सिर्फ ये नहीं कि बुजुर्ग खा रहे हैं, लेकिन हर घर में अशफाक खाई जाती है ना। ये वो चीजें जो कि आपको आराम से दस्तयाब होनी चाहिए। महंगी होती है तो ज्यादा अच्छी लगती है। हुकूमत ने चीनी माफिया के खिलाफ कितना काम किया, फिर भी हम देखते हैं कि चीनी माफिया ही सरगर्म है। नाइब सदर गला मंडी पेशावर तैमूर नवासा हमारे साथ मौजूद है। तैमूर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताएं क्या मसला हो गया भाई, दस्तयाब ही नहीं एकदम से, ये क्या हो गया है? ये अस्सलाम वालेकुम, मैं आरवाई न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें इतना टाइम दे दिए, छोटे दुकानदारों का सुन लिए। इस तरह है कि हम जो ज़िले इंतज़ामिया है वो छापे मार रहे, कहते हैं 88 रुपये चीनी बेचो। हम बोलते हैं कि इस मिल के साथ आप लोग बात कर दो कि हमें 88, पहले जो रमज़ान में इन लोगों ने कुछ पैकेज दिया था 4,000 रुपये में ये दे रहा था, फिर उसके बाद 100 रुपये खर्च आता था, तो ये हमें पड़ता था 82 रुपीज़। तो हमने ज़िले इंतज़ामिया के साथ सिटिंग करके उन लोगों को दे दिए कि ये आप लोग जो सस्ता बाज़ारों में बेच रहे हो 88 रुपीज़, तो वो बेच रहा था। अभी इंतज़ाम हमें मिल रहे 101 रुपये। ज़िले इंतज़ामिया कहते आप बेचो 88 रुपीज़। तो हम ये नहीं बेच सकते क्योंकि हम लोगों ने इसलिए चीनी नहीं मंगाई। हम यूनियन वाले ने मीटिंग किए कि हमें 102 रुपीज़ पर पड़ती है ना, और ज़िले इंतज़ामिया गवर्नमेंट कहती है कि ये 88 रुपये पे बेचो, तो हमें इसमें नुकसान है। तो हम लोगों ने इस तरह की मीटिंग की है कि हम चीनी नहीं मंगाएंगे। हुकूमत 88 रुपये पे बेच रहे, देखते हैं कि किधर से मंगाते हैं। अच्छा, यानी कि आप लोग चीनी नहीं मंगवा रहे, ऐसा नहीं कि चीनी खत्म हो गई गायब कर दी, आप लोग खरीद ही नहीं रहे क्योंकि इतनी महंगी मिल रही है आपको। हम खरीद इसलिए नहीं हो रहे
कि हमें 102 रुपए पे पड़ता है, हुकूमत कहते हैं 88 रुपए पे बेचो, तो हम किधर से बेचे? हम आप हमें सस्ता दे दो, जिस तरह रमज़ान में 82 रुपए किलो हमें हुकूमत ने दिया था, हमने 82 रुपए में बेच दिए। हमने कहा रमज़ान है, हम आप लोगों के साथ ताउन करते। ज़िले इंतज़ामिया के साथ बात हुई है, वो कह रहे कि ये ऊपर से ऑर्डर है चीफ सेक्रेटरी से या और कोई ऊपर से, हम इसमें कुछ बात नहीं कर सकते। हुकूमत ने छापा मार दिए, हम लोगों ने दुकानें बंद कर दिए, हमने चीनी ख़त्म कर दिए। अभी हुकूमत जाने, आवाम लोग परेशान है। आज 105 रुपए पे आवाम घूम रहे चीनी के लिए, चीनी नहीं मिल रहे। ये हुकूमत का नाकामी है। वो एक मिल के साथ बैठ के तैमूर साहब मुझे ये बताएं कि अब आप लोग फिर क्या करेंगे? आप लोग ऐसे बंद करके बैठे रहेंगे? अब ये कोई मसले का हल तो ना हुआ? हमें नुकसान है, ये तो हुकूमत को चाहिए ना। इस हुकूमत को चाहिए कि एक मिल वाले के साथ बैठ के कोई डिसिप्लिन बना ले और हमें जिस रेट पे दे रहे। अब पहले भी हमने लोगों ने पैसे जमा कर दिए रमजान में 82 रुपए किलो के हिसाब से, हमने लोगों को दे दिए 88 रुपए में। तो हमें तो अभी हम तो 14 रुपए का नुकसान हो रहा है यहाँ पे। हाँ जी, 200 रुपए का, तो हम तो 82 रुपए में नहीं बेच सकते ना। सही। अच्छा ये बताएं तो फिर क्या होलसेल डीलर्स के इस मामले पर हुकूमत या फिर इंतजामिया से कोई बात हुई है? आप लोग बैठे मामला हल करने के नहीं भाई ये तो मसला हो रहा है हमारे लिए, हम नुकसान में जा रहे हैं? तो हमने ज़िले इंतजामिया के साथ बैठ के यही मसले का हल उसको बता दिए। जिस तरह डिप्टी कमिश्नर पेशावर और जो फूड जो डायरेक्टर है उन लोगों के साथ बैठ के हमने बोल दिए कि इस तरह कर लो। अब एक्स मिल वाले के साथ बैठ के हमें 2 रुपए किलो मुनाफा दे दे, हम पैसे जमा कर लेंगे। आप शायद 80 रुपए पे बेच दो, हमें 88 रुपए में दे दो, हम 80 पे बेच देंगे। लेकिन हम तो नुकसान नहीं उठा सकते, हम तो छोटे दुकानदार हैं। हम तो कोरोना में भी फंसे हुए थे। नहीं, सारे लेकिन आप 88 रुपए में लेके आप कह रहे हैं 80 में बेचेंगे या 90 में बेचेंगे? 2 रुपए मुनाफे के साथ नहीं, 90 रुपए रेट? नहीं 88 रुपए मैंने मिसाल दे दी है। अच्छा। कि ये हमें 78 रुपए में दे अच्छा, 78 का 80 पे बेचेंगे। हाँ 78 रुपए का दे देंगे, हम 80 में बेचेंगे। अच्छा। अभी तो हमें 102 रुपए में पड़ते, हम 88 रुपए तो नहीं बेच सकते। अच्छा चलें, अब ये बताएं कि कोई उम्मीद लग रही है कि कुछ आपके मामला तय होंगे, अवाम का मुंह मीठा हो सकेगा, चीनी लोगों की दस्तरस में आ जाएगी? तो इस तरह के दुकानदारों में चीनी नहीं है। अभी लोग घूम रहे 105 रुपए पे नहीं मिल रहे चीनी। जो लोग अभी ज़िले इंतजामिया आवाम निकलेगा हुकूमत के पीछे, हुकूमत देखेंगे कि फिर इसका क्या मसला हल होगा। जिस तरह एक्स मिल वाले इसके साथ बैठ के हुकूमत इसी का कोई ठोस इक़दाम करे। ये तो रोज़ का मामला है, कभी आटे का कभी चीनी का, कभी आटे का कभी चीनी का। आटा जो है वो 780 रुपए 800 रुपए में जो सीजन शुरू होता है उस टाइम होता है। अच्छा। जब महंगा हो गया 1150 रुपए पे आ गया। अभी सीजन भी है और 1150 रुपए में आटा मिल रहा है। तो ये क्या है, अभी जब सीजन खत्म हो जाएगा पता नहीं ये किस रेट पे जाएगा। इस हुकूमत को चाहिए कि इसके बैठ के कोई मसले का पूरा साल का निचोड़ निकाले। ठीक है, बहुत शुक्रिया तैमूर नवाज साहब। और बड़ी अहम बात उन्होंने, आटा अभी सीजन है लेकिन सीजन के बावजूद आटा जो है वो 1150 रुपए का 20 किलो का थैला मिल रहा है। और जब सीजन नहीं होगा तो उसके बाद फिर क्या सिचुएशन होगी, किस रेट पे जाएगा, ये सोच ही सकते हैं। तो बहरहाल काफी अलार्मिंग है। चीनी के हवाले से भी मसाइल हैं कि चीनी दस्तयाब नहीं है, महंगी मिल रही है। तो वो कह रहे हैं कि महंगी मिलेगी तो हम कहाँ से बेचेंगे? यहाँ पे जिले इंतजामिया को काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम जब बात कर रहे थे ना महंगाई की तो वो कहते जी प्रोविंशियल मसला है, आप इसको फेडरल मसला ना बनाएं। खैर आगे बढ़ते हैं। और कल हमने देखा कि लाहौर में वो बच्चियां जो कि 4 बच्चियां अपने घर वालों के एटीट्यूड से तंग होकर अपने बाप की मारपीट से वो बच्चियां पढ़ना चाहती थीं, वो घर से नाराज़ होकर निकली। ऐसा लगा जैसे वो अगवा हो गया, लेकिन बाद में पता चला नहीं, वो नहीं अपनी मर्जी से निकली थी। और फिर कहाँ वो पहुंची, साहिवाल पहुंची। साहिवाल से जाके एग्जैक्टली अगवा उसके बाद उनको वो साहिवाल में जाके उनको किस तरीके से फ़रोख्त किया गया। बाद में खैर अल्लाह का शुक्र है कि ये बच्चियाँ सही सलामत हैं, अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास है। लेकिन अब यहाँ पर मसला ये कि इतना क्या गैप आ गया है हमारे पेरेंट्स और बच्चों में कि हमने देखा कि ये बच्चियां ये इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर होगी। हैदराबाद में हमने देखा कि समहाउ वहाँ पे पिछले दिनों आपने देखा ना कि माँ बाप जो है वो ढूंढते रहे, 2 बेटों समेत उन्होंने देखा कि और 2 लड़के थे जो कि लापता हो गए। सारी रात उनको ढूंढते रहे और सुबह उनकी लाशें दरियाए सिंध से मिली। तो क्यों नहीं बहुत सारे डिसीजंस में बच्चे माँ बाप को लेते और साथ में माँ बाप भी अपने बच्चों के साथ इतना जो ताल्लुक है वो उतना खौफ पे मबनी क्यों रखते हैं कि
बच्चा कोई भी चीज करते हुए घबराता है या डरता है। बेसिकली आजकल के दौर में एक रिवाज ये बन गया है कि जब कोई सवाल करे तो उसे टोक दो, जब कोई कुछ पूछना चाहे, कुछ जानना चाहे तो उसे उसकी इंफॉर्मेशन ना दो, बल्कि उसे फौरन स्नब कर दो, उसको मना कर दो। और ऐसे में एक चीज होती है कॉन्फिडेंस लेवल वही खत्म कर देते हैं और उसको बता रहे थे कि नो, ये तो करना ही नहीं है। और वालिदैन का बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया, उसकी जितनी आजकल के इस दौर में ज़रूरत है, इतनी पहले कभी नहीं थी कि जितना करीब रहें, जितना उनसे बात करें, जितना उनसे जनाब जानने की कोशिश करें कि आपके क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, उनके बिहेवियर पैटर्न्स को देखें। तो खैर इसी हवाले से हम बात करेंगे। माइंड साइंस डॉक्टर मोईज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये आप तरबियत के हवाले से अक्सर बात करते हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक कोई मेरे ख्याल में कोई बैरियर होता है, जब वो बैरियर क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद बच्चे जो है कहते हैं कि अपने नताइज की परवाह किए बगैर वो घरों से बाहर निकल आते हैं। और उसके बाद जनाब ये वाक़यात, वो लाहौर वाला वाक़या, वहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कि वो बच्चियाँ महफूज नहीं, लेकिन ये जो हैदराबाद वाला वाक़या है, ये हो क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत ज़रूरी था इस चीज़ को समझना कि हमें अपने घरों में अब क्या हालात बनाने होंगे, किस तरह करने होंगे। होता यह है कि दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ समझनी। एक, माँ बाप इस माशरे में है और माँ बाप भी इस माशरे में जो उतार चढ़ाव है, जो मसाइल हैं, बिजली नहीं है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम है, उसकी वजह से वो भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। जब घर पे आता है बाप या माँ बाहर से सब्जी लेके आती है, इतनी महंगी है, तो माँ भी फ्रस्ट्रेशन का शिकार होती है। यहाँ बच्चा कोई बात करना चाहता है, उस बच्चे को झिड़क दिया जाता है, चुप कराया जाता है। अपने गुस्से पे, अपने फ्रस्ट्रेशन पे माँ बाप काबू नहीं पा रहे। तो एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। याद रहे, माशरे में जो मजमूई हालात होंगे वो हर इनफरादी तौर पर हर शख्स पे असर अंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पे मौसम देख लें, अगर बहुत शदीद गर्मी होगी तो बड़ा गुस्सा आएगा, ठंड होगी तो आदमी बड़ा सुकून से रहेगा। तो पहली चीज ये। दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि माँ बाप की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे से होती है। इसकी शायद वजह ये कि जिंदगी में अगर उन्होंने कामयाबी हासिल नहीं की, वो एक मकाम तक नहीं पहुंचे, तो वो चाहते कि मेरा बच्चा उस मकाम तक पहुंचे, तालीम हासिल करे और किसी मकाम तक पहुंचे। उसके अंदर वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं बच्चों को वो काम करने का जिसका शायद हर बच्चा है नहीं। हर बच्चा मैथ्स में अच्छे मार्क्स ये जो स्टेप्स है ना, ये मुझे लगता है कहीं जाके आगे आते हैं। लेकिन अगर बच्चा जब छोटा होता है, छोटा बच्चा जब कोई शरारत करता है तो ऑफ कोर्स बच्चा नुकसान भी करता है। हमने देखा है कि उस वक्त से ही बच्चे के दिल में, बच्चे के दिमाग में एक माँ बाप को लेकर एक खौफ बैठ जाता है उनकी डांट के हवाले से कि मुझसे अगर ग्लास टूट गया है तो मेरी माँ मुझे डांटेगी, मेरा बाप मुझे डांटेगा। वो झूठ भी बोलना शुरू कर देता है, वो चीज़ वो छुपा देगा और समहाउ उसको हो जाता है कि अच्छा अगर मैंने जिंदगी में कोई गलती कर दी तो मैं अपने माँ बाप से शेयर नहीं कर सकता। तो ये जो डर का बीज बोया जाता है बच्चों में, इसको कैसे निकाल के बाहर फेंका जा सकता है ताकि बच्चों को पता हो कि ठीक है, मैंने कोई नुकसान किया है या मुझे किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो मुझे सबसे पहले माँ बाप के पास जाना है, उनको बताना है। देखिए, 1980 में इंग्लिस्तान में एक स्टडी हुई थी, तो पता चला कि वहां पे एक एवरेज बच्चा घर के अंदर अपनी जिंदगी के पहले 10 साल में माँ या बाप के या दादा दादी की जबान से लफ्ज नो कोई 80,000 मरतबा के करीब सुनता है वो। जब आप बच्चे को हर चीज के लिए रोकते हैं तो बच्चे के अंदर एक तो खौफ पैदा हो जाता है, प्लस जिंदगी में कुछ करने की जो सलाहियत होती है या जो रिस्क लेने की सलाहियत होती है वो खत्म हो जाती है। अब बच्चा अगर ग्लास टूट जाता है तो एक तरीका है कि ग्लास तोड़ने के बाद बच्चे को समझाना है ताकि आइंदा एहतियात से ग्लास पकड़े। कब स्नैप करते हैं बच्चे को, डांट दे, बच्चा खौफ और डर में मुब्तला हो जाता है। अब जिंदगी में उसे अगेन देखिए, एक सेफ्टी मैकेनिज्म होता है हर एक के अंदर। अब वो देखता है कि अगर मुझसे कोई गलती भी मेरे माँ बाप को पता चला तो मार पड़ेगी या डांट पड़ेगी या बेइज्जती होगी। वो छुपाना शुरू करता है। जब छुपाना शुरू करता है तो अब वो जो खला रह गया, यानी वो खला जिंदगी में जिसमें माँ बाप होने चाहिए, बड़े भाई बहन होने चाहिए, उस खला को पूर्ण करने के लिए दोस्त आ जाते हैं या कुछ और लोग आ जाते हैं। तो जाहिर है जो माँ बाप का खुलूस है, जो माँ बाप बच्चे के लिए चाहते हैं, वो कोई दूसरा नहीं चाह सकता। यहाँ बच्चा दूसरों की बातों में भी आ सकता है, रास्ते से भटक सकता है। बिल्कुल, तो हमें अपने घरों में माँ बाप को समझाना है कि गलती होने का ये मतलब नहीं है कि उसने जानबूझ के की। हर गलती के पीछे कोई ना कोई सबक होता है। डॉक्टर साहब, बड़ा मुश्किल है ये कहना कि इट्स ओके। माँ बाप के लिए क्या ये बहुत मुश्किल है कहना, अगर बच्चे से कोई गलती हो जाए, कोई प्रॉब्लम कुछ भी ऐसी आ जाए, चाहे बच्चा छोटा हो बड़ा हो, इट्स ओके कहना बहुत मुश्किल है माँ बाप के लिए।
कि कोई जी, बात बहुत नहीं, मुश्किल है it's okay, क्योंकि हाँ। शायद वजह इसकी ये है कि नफ्सियाती तौर पर मैंने आपसे पहले कहा ना, माँ बाप भी हमारे माशरे में शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार जी, है, जी। शदीद फ्रस्ट्रेशन का, और उस फ्रस्ट्रेशन में वो बच्चे को समझाने की बजाय स्नप कर देते हैं फौरन। क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है। अच्छा, एक और चीज़, हमारे माशरे का एक पहलू ये भी है कि अक्सर हम कई इश्यूज़ के हवाले से बात करते हैं तो आप भी ये कहते हैं कि इनको फेंटी लगे तो ये ठीक हो जाएं। तो बाज़ औक़ात डिसिप्लिन के लिए सख्ती भी ज़रूरी होती है, जहाँ पर आपने तो ये जो फाइन लाइन है कि कहाँ पर आपने सख्ती करनी है और कहाँ पर आपने नरमी से समझाना है, इसके लिए क्या देखिए, फाइन कैसे लाइन- वालिदैन को सिखाया जाए? देखिए, इसमें समझना ही होगा कि अगर आप सख्ती करते हैं, जैसे बच्चे को आपने ग्राउंड कर दिया, पॉकेट मनी बंद कर दी या जरा सी फेंटी लगा दी, तो बच्चे को ये समझ में आए कि फेंटी या मार जो है या डांट जो है या जो उसको रोका गया, उसके पैसे रोके गए, वो उसके अपने लिए नहीं है, उस अमल के लिए है जो उसने किया। ये बिल्कुल। फाइन लाइन है। इसको बड़ा सिंपल वे में समझाते हैं कि किसी शख्स के इंटेंशन को डाउट मत करो, उसके एक्शन को डाउट करो। जी, तो अगर उससे कोई गलती हुई है, उस गलती की बात करो, ना कि उसकी बात करो। फॉर एग्जाम्पल, तुम बिल्कुल नाकारा हो, तुम किसी काम के नहीं हो, ये आपने डायरेक्टली उसकी जात पे हमला किया, ये फाइन लाइन है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। माइंड साइंसेस के एक्सपर्ट डॉक्टर मुइज़ हमारे साथ मौजूद थे। मेरे ख्याल से अशफाक का देखा जाए तो पहले अगर हम अपने बचपन की बात करें तो अपने बचपन में हमारे पास ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं था, हम बहुत ज़्यादा बच्चों को अपना इतना इंटरनेट के हम बच्चे थे, मतलब ठीक है जब हम स्कूल में गए तो ऑफकोर्स वी हैड इंटरनेट, लेकिन जो शुरू के इनिशियल साल होते हैं ना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसमें बच्चे बहुत सीखते हैं। आजकल के बच्चों के पास वो टाइम भी है, वो ऑप्शंस भी है और वो नोट भी करते हैं, तो उससे वो कंपैरिजन करने भी लग जाते हैं। कंपैरिजन करने भी लग जाते हैं। और दूसरा ये है कि जहाँ पर ऑब्वियसली माशरे में फ्रस्ट्रेशन है और यहाँ पर डिसिप्लिन भी रखना है, बच्चों को समझाना भी है, दोस्ती भी रखनी है, और फिर एक ऐसे भी रखना है जैसे वो कहते हैं ना कि एक मुहावरा होता था, आपके इल्म में होगा कि खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की निगाह से। लेकिन आप शेर की निगाह को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका बच्चा घर में रहता है लेकिन उसके हाथ में जो फ़ोन है उससे उसकी एक्सेस दुनिया में कहीं पर भी किसी से भी हो सकती है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा सर, आप अशफाक, क्योंकि आपको पता है कि हम जब भी आपका मूड चेंज करते हैं तो आपका मूड चेंज किसी न किसी खाने की बात से करते हैं। ऑफ कोर्स हमारा भी मूड से एकदम चेंज हो जाता है, थोड़ा सा नज़र में भी एक डिफरेंट चीज़ आ जाती है, फिर जब उसके बाद हम उसको देख रहे होते हैं उसका टेस्ट भी फील करने लग जाते हैं, फिर सपने सजाने लग जाते हैं कि हम ये खाएंगे। तो अभी आज हम आपको जो चीज़ दिखा रहे हैं वो जी 12 मसालों से स्टीम में तैयार की जाने वाली लैम्ब लेग है, जिसको जनाब शहरी बहुत ज़रा पसंद करते हैं। और जो लैम्ब लेग ये मशहूर है, ये है सियालकोट में, नज़र के सामने और मैदे के पास। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर जावेद भट्ट सियालकोट से। जी जनाब, तो आपने देख लिया कि लैम्ब लेग और इसकी हिफाजत के लिए भट्ट साहब के पीछे कितने लोग खड़े थे। वो भट्ट साहब की हिफाजत के लिए थे या लैम्ब लेग के लिए थे? मेरे ख्याल में लेग की हिफाजत के लिए, क्योंकि उसके बड़े वो क्या कहते हैं हकदार बहुत वहाँ पर मौजूद होंगे भट्ट साहब समेत। चलो जी, तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे वापस। वेलकम बैक टू बाखबर सवेरा। लिए चलेंगे आपको इस्लामाबाद, जहां पर रमेश कुमार इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। के अंदर भी ऐसे हुआ, 7-8 मंदिरों को जलाया गया, 7-8 मंदिरों को नुकसान दिया गया, कहीं पे एफआईआर नहीं कटी। आप जहां पे लास्ट टाइम आपने जो टेरी के अंदर एक्शन लिया था जिसके ऊपर एफआईआर कटी थी, वो भी आज कंप्रोमाइज़ पे जा रही है चीज़ें, दोबारा वहाँ पे माहौल ख़राब हो रहा है। एक तो उनको भी आप देखें, यहाँ पे जो लोग कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़े, उनको सज़ा भी हो और उनसे पैसे भराए जाएँ। और आज चीफ जस्टिस साहब ने यही फैसला किया है, कमिश्नर को कहा है कि आप खुद इसको लुक आफ्टर करें, और कमिश्नर इनसे गिरफ्तारियां भी हो। आईजी और चीफ सेक्रेटरी दोनों ने एश्योर किया है, और चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर है कि कमिश्नर साहब की सरबराही में उनसे रिकवरी की जाए कि कम से कम ये कल्प्रिट्स जो सोशल मीडिया के थ्रू इस तरीके से इंतशार फैलाते हैं, ये कम से कम बार बार वाक़यात होकर हमारे मुल्क का इमेज ख़राब नहीं करें। 1,20,25 लाख यहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनिटी रहती है और सारे हम लोग खुश असलूबी से रहते हैं। अच्छा एक इंटरफेथ का माहौल है। कभी थरपारकर के अंदर जहाँ पे इंटरफेथ का माहौल शुरू होता है, वहाँ पे एक बंदा आके जो है वो ज़बरदस्ती कहता है भगवान को आप गालियाँ दो, वहाँ पे आके माहौल ख़राब करता है। कभी रहीम यार खान और सादिकाबाद जहाँ पे एक इंटरफेथ का अच्छा माहौल है, वहाँ पे इमाम बारगाह भी है, मदरसा भी है, दरगाह भी है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम का कोई डिफरेंस नहीं है, वहाँ पे लोग इस तरीके का माहौल पैदा कर देते हैं। लोकल पॉलिटिशियन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनका काम है कि उन कल्प्रिट्स को ऐसी सज़ा हो जिसकी वजह से आइंदा ये वाक़यात नहीं हो। मैं समझता हूँ कि अभी तक जो गिरफ्तारी नहीं हुई है वो गलत है।
1 हफ्ते का आज चीफ जस्टिस साहब ने टाइम दिया है। विद इन ए 1 वीक इस वक्त तक जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उस हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने क्लियर कह दिया है। मगर मैं समझता हूँ इसी एडमिनिस्ट्रेशन से हमें काम लेना है। 1 हफ्ते के अंदर पूरी सीसीटीवी मौजूद है और उस सीसीटीवी में मैंने कहा जहाँ से ये मामला इशू उठा है कि उस 8 साल बच्चे की सीसीटीवी पहले ली जाए जिसके ऊपर ये केस हुआ। पहले 8 साल के बच्चे की सीसीटीवी के ऊपर आए कि आया उसके खिलाफ ये केस क्यों दाखिल हुआ, आया सही हुआ या गलत हुआ। फिर सुमरो, फिर गोपांग, फिर वो सीसीटीवी में वो लोग स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों के ऊपर चले, मेन कल्प्रिट्स को पकड़े। मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान का आइन जो अक़लियतों को हकूक़ देता है और वो हमारा हक है, हमें मिलने चाहिए। कल्प्रिट्स को 780A की अभी पहले जो FIR कटी है उसमें ब्लेस्फेमी 295 ज़रूर था, मगर वो भी 295C नहीं था। वो कहते हैं 295C जो है वो अदर रिलीजन के लिए नहीं आता है। भाई आप 780A लगाएं जब तक वो अमेंडमेंट हो। अब 780A लगाने के बाद वो बाहर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, तो KPK की तरह जो है वो दोबारा विथड्रा भी नहीं करें। लेट्स सी, उम्मीद करता हूँ कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ सेक्रेटरी, IG इस्लामाबाद में सुप्रीम बाहर रमेश कुमार रहीम हार खान में जो अनफॉर्चुनेट वाक़या पेश आया था जहां पर मंदिर गिराया गया था, उस हवाले से बात कर रहे थे। और अदालत के इस हवाले से जो हुक्म भी आया उसमें है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर तमाम तर कार्रवाइयाँ मुकम्मल करनी चाहिए। बिल्कुल जी। अब कराची के हवाले से बात करते हैं। मिनी पाकिस्तान है और यहाँ पर एक सूबाई हुकूमत की जानिब से फैसला लिया गया है और वो अहम फैसला है, और वो ये है कि सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब को कराची के एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारियां भी दे दी गई हैं और नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। इस हवाले से काफ़ी दिन से मदिया बात भी हो रही थी कि उनको तैनात कर दिया जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब जिनको एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिया गया तो हो गया। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन में कितनी ताखीर हो रही है, तो अब वो जो मामला है शायद वो और भी डिले हो सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेटर कराची इनकी स्पेसिफिकली कल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और इस पर यह भी कहा गया कि अमल दरामद फौरी होगा, लेकिन फुली फोकस नहीं होगा। आई मीन उसके साथ है ये चक्कर के मुशीर भी रहेंगे और उसके साथ साथ जनाब वो सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी रहेंगे, तो ये एक साथ। लेकिन उसके साथ साथ ऑफ कोर्स मतलब अगर ये बल्दियाती में भी कुछ ऐसी अच्छी पोस्ट अगर उनको मिल जाती, फर्ज अगर मेयर भी बन जाते तो तब भी ये तमाम तो चीज़ें ये तब भी पार्टी के लिए तो अपनी करती रहते हैं। खैर जी, बल्दिया उस्मा कराची में पहले से मौजूद एडमिनिस्ट्रेटर कराची 20 ग्रेड के अफसर लईक अहमद को ओहदे से अलहदा करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं और मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि वो इस एतमाद पर पार्टी के शुक्रगुजार हैं। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और कोशिश होगी कि कराची के मसाइल हल किए जाएँ। तो इसी हवाले से बहरहाल अब हम बात कर लेते हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया, तो उनसे जानते हैं कि उनका क्या नैरेटिव है। बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त निकाला। फरमाइएगा कि ये बड़ा अहम फैसला किया गया है कि जनाब सियासी एडमिनिस्ट्रेटर की तकर्री की गई है, तो आपकी पार्टी का इस पर क्या रिएक्शन है? ये तो एक्सपेक्टेड था ना, खाली ये एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं, इसके अलावा भी आप देख लें, डिप्टी कमिश्नर्स देख लें, आप कमिश्नर देख लें, इसके अलावा तमाम इदारों के अंदर जितनी भी तैनाती हुई हो, चाहे वो आपके एंटी करप्शन के डिपार्टमेंट के अंदर हो, चाहे वो एक्साइज के अंदर हो, चाहे वो टैक्सेशन के अंदर हो, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो, जितनी भी जो है पोस्टिंग्स पूरे सिंध भर के अंदर हुई हैं, ये तमाम इनके ब्लू वाइट बॉयज़ हैं। ये वही तमाम लोग हैं जो इनको माल इकट्ठा करके देंगे। आप मुझे बताएं ना, क्या हम और आप ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की किताबें नहीं पढ़ते हैं जिसके अंदर ये लिखा होता है कि सूबे सिंध की हुकूमत जो है पिछले 13 साल के अंदर ज़कात के डिपार्टमेंट में भी बेज़ाब्तियाँ करती हैं, ज़कात के डिपार्टमेंट के भी अंदर भी इनकी अरबों रुपए की रेगुलरिटीज़ आती हैं। सो हमारे लिए कोई ऐसी सरप्राइजिंग न्यूज़ नहीं है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह करेंगे, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स इन्होंने DMCs के अंदर लगाए हैं वो भी उनके सारे प्यारे हैं, अपने जियालों को लगा रहे हैं और जियालों से अब बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये क्या काम करेंगे। इन्होंने पिछले 13 साल में क्या कर लिया, ये 5वां दौर इनका सूबा सिंध के अंदर है। अगर नेक नियति और ईमानदारी के साथ उन्होंने काम करना होता तो शायद अब तक सूबा सिंध जो है पेरिस की शक्ल ज़रूर। ज़मान साहब ये कहेगा, जमात ऑपोजिशन में भी है सिंध में, आपके भी कराची में बड़े स्टेक्स हैं, ऑफ कोर्स आपने अच्छी यहाँ से सीटें भी जीती हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एतमाद में लिया गया इतने बड़े फैसले को लेकर? ये बहुत ही एक अफसोस की बात है, क्योंकि कराची के अंदर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सिंध हुकूमत का कोई मैंडेट नहीं है, इनका कोई स्टेक नहीं है।
और ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर भी कराची के शहरियों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी भी मौका नहीं देना है। शहर के अंदर पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उन्होंने देखा है कि इन्होंने सूबे को किस तरह बर्बाद किया है। सिर्फ कराची शहर नहीं, चलें शहर तो वोट नहीं देता ना आपको, इन्होंने कहाँ से लड़काना में जहाँ से बिलावल जीत कराए, नवाबशाह में जहाँ से जरदारी साहब जीत कराएँ, या जहाँ से इनके चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब जीत कराएँ, क्या वहाँ पर इन्होंने काम करा? तो इन्होंने हमें ऑन बोर्ड बिल्कुल नहीं लिया। हम समझते हैं कि बिल्कुल नाइंसाफ़ी है ये। शहर क्या नाइंसाफ़ी है, हमारे साथ क्या नाइंसाफ़ी करेंगे? हमारा जो मकसद है बीइंग ऑपोजिशन मेंबर्स, हम इनको एक्सपोज करते रहेंगे, इनके नालायकियाँ जो है आवाम को दिखाते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो रोल आपने प्ले किया है, जो जर्नलिस्ट ने प्ले किया है, मीडिया ने जो रोल प्ले किया, वो सबके सामने है कि सिंध हुकूमत ने पिछले सुबह 13 साल के अंदर शहर कराची को, बल्कि सूबे भर को किस तरीके से इन्होंने बर्बादी की तरफ पहुंचाया। तो अब ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ ज़ाहिर इस फैसले से खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है, तो आप इस फैसले को किसी प्लेटफॉर्म पर चैलेंज करेंगे? इरादा है ऐसा कोई? ये बात मैं आपको बताऊं कि हम ये बात पहले से जानते थे, और मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 140A के तहत कुछ दिन पहले ही हमने लास्ट वीक जो है हाई कोर्ट के अंदर एक हमने CP फाइल की है, जिसके अंदर हमने अदालत से ये डिमांड किया है, बल्कि अदालत को हमने ये बताया है कि कानून के तहत, आइन के तहत 120 दिन के अंदर जब बल्दियाती टाइम पूरा हो जाता है तो 120 दिन के अंदर इलेक्शंस कराने होते हैं, जिसमें हमने अदालत से डिमांड किया है कि वो उस शिक के तहत जो है आर्टिकल 140A के तहत सूबे के अंदर फौरी तौर पर जो है इलेक्शंस कराए जाएं। उसके अंदर उस CP के अंदर हमने ये भी कहा है कि इस दौरान, क्योंकि ये एक इंटरिम पीरियड है और इस इंटरिम पीरियड के दौरान किसी सियासी शख्स को जो है नहीं अपॉइंट किया जा सकता, तो वो भी अदालत को हमने कहा है। और हमें यकीन अपनी अदालतों पे, हमें अपने ऑनरेबल जजेस के ऊपर यकीन है कि ये सियासी भर्ती जो इन्होंने की है, ये सियासी अपॉइंटमेंट जो की है, इसका नोटिस लिया जाएगा। और ये भी यकीन है कि जो हमने पिटिशन फाइल की उसके तहत जल्द से जल्द सूबे सिंध के अंदर इलेक्शन। ठीक है जी, खुर्रम शेर ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ था इस सियासी तैनाती के हवाले से, वो अपना ओपिनियन, अपनी पार्टी का ओपिनियन जो है वो पेश कर रहे थे। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मेकअप के हवाले से बात करते हैं। अशफाक, जब हम मेकअप के हवाले से बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि मेकअप जो है वो सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती में निखार लाने के लिए मेकअप किया जाता है, लेकिन बाद में फिर हमने देखा कि विजुअल इफेक्ट्स लाने के लिए, जैसे अगर हम बहुत सारे हॉरर ड्रामास वगैरह देखें तो बेचारे नहीं जी, सिर्फ खूबसूरती को नहीं, कम जरा खौफसूरती को बढ़ाने के लिए भी मेकअप किया जाता है। मेकअप होते हैं, गेटअप होते हैं। आप ये देखें कि कितने लोगों के डिफरेंट तरीके के मेकअप किए जाते हैं। और अब ये आप मनाजिर आप देखें कि जनाब ये पाकिस्तान की एक कम उम्र मेकअप आर्टिस्ट है और उसने अपनी जो सलाहियतें हैं 3D आर्ट के हवाले से और फेस को अपना कैनवस बना के, अभी ऐसा लग रहा है जैसे इसने कोई फिल्टर लगाया, लेकिन दर हकीकत ये फिल्टर अच्छा, फिल्टर नहीं, वो ऐसा लग रहा है कि मुंह के ऊपर एक और एक चीज जो है फेवन लगी हुई है। और ये एग्जैक्टली बड़ी अच्छी उन्होंने मोटिवेशन लिया। अगर हम देखें कि इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट जो है, तो वो बजाय कि वो आपको ये बताएं कि जी आप खूबसूरत कैसे लगते हैं, आपकी आंखें, नाक, कान कैसे खूबसूरत लगेंगे, अब वो मुंह पर आपको आर्ट करके बता रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि मेकअप इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर है। तो आज हमारे साथ भी जनाब मौजूद हैं पेशावर की 13 साला हुदा सेठी, जो कि इल्यूजन मेकअप आर्टिस्ट हैं। और ये फ़न उन्होंने किसी से सीखा नहीं है, बल्कि लॉकडाउन के दौरान फारिग वक्त में वो उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया। सोशल मीडिया पर मेकअप की उन्होंने वीडियो पोस्ट करती रही और फिर आज हुदा के जो सेठी के सैकड़ों फॉलोअर्स भी हैं। जी बिल्कुल, तो हुदा सेठी हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हुदा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो बताइएगा ये ख्याल कैसे आया, जहाँ पर आजकल जो नौजवान हमारे बच्चे हैं वो टिकटॉक पर स्लो चल के अपनी वीडियोस को हिट कर रहे हैं, वहाँ पर आपने इतनी मेहनत का कैसे सोचा? मैंने मेकअप में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था जब ईयर्स की थी, और मैंने 2020 के लॉकडाउन में अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोला और मैं नॉर्मल मेकअप किया करती थी उस पर। लेकिन 2020 के एंड में मैंने इल्यूजन मेकअप करना शुरू कर दिया। ये एक बहुत नई चीज़ थी जो कि बहुत कम लोग करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ डिफरेंट किया जाए, तो मैं इल्यूजन मेकअप की तरफ आ गई। सही। अच्छा हुदा, ये बताएगा, क्योंकि मैं जो आपका काम देख रही हूँ तो मुझे नज़र भी आ रहा है कि कौन कौन से आर्टिस्ट से आपका काम इंस्पायर्ड है। सो आप आगे कुछ ऐसा प्लान करिए कि ठीक है, अभी तो आपने इंटरनेट से सीखा, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट और बहुत कुछ सीखते हैं इसमें, आपने कुछ आगे कोर्स करने का सोचा? मैंने मेकअप यूट्यूब से सीखा था, खुद ही सीखा था। अभी तक जो मैंने सीखा है काफ़ी अच्छा सीखा है, लेकिन आगे मेरा प्लान है कि मैं आगे लोगों को सिखाऊं, खुद ही ना सीखूं, लोगों को सिखाऊं। सही, ठीक है। तो अभी आप क्या करी, तालीम एजुकेशन में आप क्या कर रही हैं, ये बताएं। मैं O लेवल में हूँ और मैं 8th क्लास में हूँ। ओके। तो अच्छा ये बताएं कि ये जो मेकअप खुद पे करना आसान है या किसी दूसरे के ऊपर करके प्रैक्टिस करना ज़्यादा आसान आपको लगता है? दूसरे के ऊपर करना काफ़ी इजी है, अपने ऊपर करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो घर पे आपने किस किस के ऊपर प्रैक्टिस की है, किस किस को
अच्छा या भयानक दिखाने की कोशिश की? जब मैं छोटी हुआ करती थी तो मैं अपनी मम्मा और अपनी बहन के ऊपर मेकअप किया करती थी, लेकिन अच्छा। अब मैं सिर्फ अपने ऊपर करती हूँ, वजह? क्योंकि ये वाला It takes a lot of time. हाँ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और मैं बस अपने ऊपर ही करती हूँ और उनके ऊपर करती हूँ तो नॉर्मल मेकअप करती हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे खुद ही बताइएगा क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है, ठीक है? ये वो वाला मेकअप नहीं है कि जैसे आप अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए कह रहे हैं, ये वो मेकअप है जिसमें ऑफ कोर्स आपको अपने आप को अच्छा तो दिखाना है, लेकिन ये एक आप एक आर्ट, एक कैनवस जो है, एक अपने चेहरे पे जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब अपने चेहरे को कैनवस समझ के इस पे जो है आर्ट जो है आप लोगों के सामने प्रेजेंट करें। सो कितना मुश्किल होता है जब आप शीशे के सामने खुद को देख रही होती है, जब आप चीज़ें ड्रॉ कर रही होती हैं, तो कितना वैसे टाइम लग जाता है? ये काफी मुश्किल काम है। जब आप स्टार्ट करते हो तो आपका नीड भी नहीं होता काम, हाँ। आप इजी लुक्स करते हो वो भी नहीं होती, एंगल आउट हो रहे होते हैं। रिसेंटली जी मैंने रिसेंटली जरा मुश्किल लुक्स करना शुरू किए हैं। ये कोई 1 आवर लेती है एक लुक, यूजुअली 1 आवर लेती है, लेकिन काफी मुश्किल होती है। अच्छा एक ये बताएं हुदा कि जाहिर है कि दुनिया भर में तो हम ये देखते हैं कि लोग ज़ॉम्बीज़ का गेटअप करके बाहर निकल रहे होते हैं या फिर मुख्तलिफ मौके पर उनको बाहर निकलने के मौके भी मिलते हैं, हैलोवीन पे निकलते हैं, लोगों को मौका मिल जाता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता जाहिर है, तो यहाँ पर कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपने लुक किया हो और उसके बाद आपने कहा हो कि हाँ जी इसको लेके मैं अब आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं बाहर निकल के लोगों को दिखाऊं, जो किसी ने सोचना है सोचे, या ऐसा नहीं किया अभी तक? अभी किया नहीं, लेकिन बड़ा मजा आएगा मैं कभी बाहर जाऊँ इस तरह के मेकअप में, लोग काफी हैरान हो जाएंगे और डर भी जाएंगे। जी डर भी जाएंगे। अच्छा खुदा ये बताएं मुझे, आपको अभी तक कहीं से ऑफर आई? बिकॉज जो मेकअप आप कर रही हैं वो बड़े मजे का मेकअप है, ऑफ कोर्स वो डिफरेंट है दूसरे मेकअप से। नहीं ऑफर नहीं आई, लेकिन मुझे लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं क्योंकि लोगों ने ये मेकअप पहले नहीं देखा हुआ और उनके लिए एक डिफरेंट चीज़ है तो उनको काफ़ी अच्छी लगती है। अच्छा तो इज इट एक्सपेंसिव या फिर आम लड़कियां भी जो हैं वो घर में कर सकती हैं मैनेज इस तरीके का? इस बारे में कुछ बताएं हमें। मैंने भी स्टार्ट नॉर्मल मेकअप से किया था, मेरे पास कोई स्पेशल चीज़ें नहीं थी। अच्छा। जो मेकअप हर किसी के पास होते हैं मैं वही यूज़ किया करती थी। अभी रिसेंटली मैंने एक मेकअप का पेंटिंग पैलेट लिया जो कि इस तरह के मेकअप के लिए यूज़ होता है, तो मैं वो यूज़ करती हूँ, लेकिन आप जब स्टार्ट करते हो तो आप नॉर्मल मेकअप यूज़ कर सकते हो। सही। अच्छा खुदा बताएं, जैसे बहुत सारी मेकअप आर्टिस्ट सिर्फ ये नहीं कि चेहरे पे सिर्फ आर्ट ही दिखाती हैं, बल्कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली अपना मेकअप करके अपने आप को किसी दूसरी पर्सनालिटी में ढाल लेती हैं। हमने देखा हमारी स्पेन की बड़ी कमाल एक मेकअप आर्टिस्ट हैं जो कि एक बड़े आराम से किसी भी मर्द का और किसी भी खातून का, किसी भी एक्ट्रेस, किसी भी सिंगर, किसी भी सेलिब्रिटी का मेकअप करके एग्जैक्टली खुद को वैसा बना लेती हैं। तो आपने अभी तक वो ट्राई किया है? मैंने वो ट्राई नहीं किया, लेकिन मैंने देखा हुआ है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं कभी ट्राई करूँगी ज़रूर। अच्छा और इसके साथ साथ हुदा आपको पता है कि आजकल मुख्तलिफ मूवीज़ और सीजन्स आ रहे होते हैं, उसके अंदर बड़े गेटअप्स होते हैं, मज़े मज़े के कैरेक्टर्स होते हैं, तो वहाँ से कोई इंस्पिरेशन ली कि हाँ जी ये जो इस मूवी में हुआ है मेकअप, या फिर इसको ट्राई करना चाहिए या इस तरह का करने की कोशिश करनी चाहिए? मैंने कभी मूवीज़ वगैरह से इंस्पायरेशन नहीं ली। मैं हमेशा डिफरेंट मेकअप आर्टिस्ट की डिफरेंट मेकअप लुक्स देखती हूँ इल्यूजन वाली, और फिर जो मुझे पसंद आती हैं तो मैं उनसे इंस्पायर होकर वो करती हूँ। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। खुदा सेठी हमने हमें ज्वाइन किया, पहले भी कराची में भी हमने देखा कि ऐसे विजुअल आर्ट की ऐसी मेकअप आर्टिस्ट थे, वो हमारे साथ थी, और अब पाकिस्तान में भी और दुनिया जहान में तो बहुत एंजॉय किया जाता है, लोग फॉर फन करते हैं, तो यूट्यूब पे वीडियोस बना के डालते हैं, पैसे बनाते हैं भाई, और दूसरा पैसे भी बनाते हैं और दूसरा बाहर निकल के शोकेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर मसला ये है कि आप सिर्फ इंटरनेट के जरिए चीजें दिखा सकते हैं, बाहर निकलें तो बड़े मसले कितना मजा आता है फिर जब आप उनके साथ उनको पैसे देके तस्वीर भी खिंचवाते हैं। जी जनाब, तो ये बड़ी कमाई का भी एक जरिया है। तो जनाब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। तो जनाब भारत को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है, और बड़ा अच्छा लगता है जब मैं ये बात करता हूँ कि भारत को मुंह की खानी पड़ती है, बल्कि उसको मुंह की खाने के नाम पे उसको कुछ भी ना खाने को मिले, वो हर चीज़ खाने के दर पे होता है, हर दूसरों का हक मारने के दर पे होता है, अपनी बदमाशी और गुंडागर्दी करने के दर पे होता है, और हिंदुत्व का नज़रिया जो है उसको दूसरों पर इम्पोज करने का ख्वाहा होता है, लेकिन इस बार उसकी नहीं चली। बिल्कुल जी, कि भारत की जो गैर मुल्की खिलाड़ियों को धमकियां और लीग को रोकने की साजिश जो थी वो किसी भी तरीके से उनके काम नहीं आई। कश्मीर प्रीमियर लीग का आगाज़ आज से मुजफ्फराबाद में होने जा रहा है और लीग की टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त भी जारी है। स्टेडियम में 25% शायकीन के दाखिले की इजाज़त होगी और मास्क के बगैर स्टेडियम में एंट्री जनाब नो 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 ममनू है। बिल्कुल, और शायकीन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ग्राउंड में बैठ सकेंगे। ऑब्वियसली अगर ज़ाहिर है कि 25% होंगे तो बड़ा स्पेस होगा तो बैठ सकते हैं। और इफ्तिताही मैच शाहिद आफरीदी की रावला कोट और शुएब मलिक की मीरपुर हॉक्स के दरमियान जो इब्तदाई मैच होगा, और फाइनल
17 अगस्त को खेला जाएगा। चलिए जी, बड़े कम टाइम स्पैन में हम देख रहे हैं कितने ज़्यादा मैचेस यहाँ पर ऑब्वियसली होंगे। ट्रायल फेज है तो उसके अंदर देखा जाएगा कि लेकिन क्या कितनी उसकी फायदा? रिसेप्शन अच्छी होती है, कितना मजा आएगा। लोग कंजर्वेटिव इंडिया की सोच पे लोगों ने फिर बड़े बड़े खिलाड़ियों ने इन पे कहा कि उन्होंने कहा जी क्या कैसी बात है, हाँ कैसी जी। छोटी बात कर दी आपने, ये तो हम तो जाएंगे मैच खेलने। चले खैर जी, अब जरा आगे बढ़ते हैं और एक और आपके साथ, क्योंकि बहुत अरसे से हम चाह रहे थे कि हम आपको ज़रा दिखाएं कि लाहौर में आपके पास जहाँ पर बहुत एक्टिविटीज़ थोड़ी बहुत कम होती हैं कि आप वो कर सकें, मतलब घर से बाहर निकलने की, मतलब कोर्स एक आप फिल्म देखते हैं, फिल्म वगैरह बंद होगी में, तो एक एक्टिविटीज़ ऐसी है कि आपने दोस्त के साथ जाएं, एक ड्रमर्स का क्लब है, उनके साथ बैठें। बात कराची में इसी वाले से बात करने के लिए हैदर जमील और जैन शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों को वेलकम कहेंगे अपने शो में। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद, हैदर आपका और जैन आपका कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएगा कि हमने बताया तो लोगों को आपका ड्रम सर्कल कितना कमाल काम कर रहा है, शुरू कब किया आपने ये ड्रम सर्कल? ड्रम सर्कल करवा रहे हैं तकरीबन 5-7 साल हो गए हमें ड्रम सर्कल कराते हुए। पूरे पाकिस्तान में हम कराते हैं। हम लाहौर, इस्लामाबाद, बल्कि पहाड़ों में भी जाते हैं, अप नॉर्थ भी जाते हैं, नथिया गली वगैरह, हम हर जगह ड्रम सर्कल कराते हैं। और ड्रम सर्कल एक इस तरह की एक्टिविटी है जहाँ पे आपको एक अपना स्ट्रेस, अपनी एंजाइटी, अपनी डिप्रेशन रिलीव करने के लिए आपको बहुत अच्छा एक ये मौका मिलता है। हम लोगों को एक सर्कल में बैठाते हैं, इधर लोग ड्रम्स बजाते हैं हमारे साथ, ठीक है, और एक एनर्जी होती है जो एक सर्कल में ट्रैवल करती है। और आपको ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपको ड्रम बजाना आए या ना आए, आपको हम ड्रम हैंड ओवर करते हैं, आप इसको ड्रम बजाते हैं और आप अपनी स्ट्रेस को और अपनी एक जो है एक एनर्जी एक ट्रैवल कर रही होती है आपके सर्कल में। तो ड्रम सर्कल एक इस तरह की एक्टिविटी है जो आपको बहुत हेल्प करती है। अच्छा, तो कोई शराइत इस ड्रम सर्कल का हिस्सा बनने के लिए? इब्तदाई तौर पर तो हम बता रहे थे कि ड्रम खरीदना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई तो होगा एक प्रोसीजर। आई थिंक इसकी सबसे जो खूबसूरती है वो ये है कि इसमें हर वॉक्स ऑफ लाइफ, हर तरह का इंडिविजुअल जो है वो इसका पार्ट बन सकता है। आप चाहे फैमिली में, फ्रेंड्स में, चाहे आपका कोई भी जानने वाला नहीं है। इसकी खूबसूरती है कि आपको इसमें बजाना आना भी नहीं चाहिए, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, सर्कल का पार्ट बन सकते हैं और ऐसे ही फील करते हैं जैसे आप किसी फैमिली का पार्ट हैं। और जैसे कि हैदर ने इसको एलैबोरेट किया कि इसकी जो बेस्ट बात है कि हम जो रोज़मर्रा की हमारी टेंशन्स हैं, स्ट्रेसेस हैं, एंजाइटी है, बिकॉज आजकल के रोज़मर्रा हालात में ये बहुत कॉमन है। सो इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग दोस और एटलीस्ट एडिंग इन हेल्पिंग इन ट्रीटिंग देम एंड यू बिकम पार्ट ऑफ अ फैमिली। सो एवरीबडी इज़ वेलकम इन आवर ड्रम सर्कल्स एंड इट्स हैपनिंग ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। जैन और हैदर ये बताएं, जैसे भी आपने कहा ऑफ कोर्स लाहौर से आपने आगाज़ किया, फिर आप नथिया गली वगैरह भी तमाम जगहों पे लेकर जाते हैं, कराची का प्लान कर रहे हैं आप ये ड्रम सर्कल? कराची में हम ड्रम सर्कल जी करा रहे हैं सितंबर में। ये एक कंपनी है वो वहाँ पे करवा रही है, कॉन्फ्रेंस है वो यंग स्टूडेंट्स की, तो वहाँ पे इंशाल्लाह हम ड्रम सर्कल कर रहे होंगे सितंबर के फर्स्ट वीक। अच्छा, तो अब ये बताइए, कोई उम्र की कैद है? वैसे तो आपने कहा कोई प्रोसीजर नहीं है मौजूद। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मिडिल एज पीपल हैं, एवरी वॉक्स ऑफ लाइफ फ्रॉम एवरी सेक्ट और शहर, आप सब इसका पार्ट बन सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं इसका पार्ट बन के। और जितना बड़ा सर्कल होता है उतना ज़्यादा मज़ा आता है। तो सब वेलकम है इसमें, कोई एज बैरियर नहीं है, कोई बैरियर नहीं है कि आपको इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए। और ये भी कि आपके कोई दोस्त हो भी साथ ना भी हो तो ज़रूरी नहीं है, बिकॉज वहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं वो वैसे ही आप एग्जैक्टली मैंने देखा है ड्रम सर्कल से बहुत की आपस में दोस्ती भी हुई है और बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऑफ कोर्स आप स्ट्रेस रिलीज करने के लिए भी जाते हैं, नए लोगों से भी मिलते हैं, तो इंटरेक्शन होता है, अच्छी बात होती है। लेकिन कोविड के टाइम में जहाँ इतने लोगों ने सफ़र किया है, तमाम इंडस्ट्रीज ने सफ़र किया है, उस टाइम में आप लोगों ने सस्टेन कैसे किया? कोविड ऑब्वियसली एक इस तरह का टाइम था, एक पेंडेमिक चल रहा था पूरी दुनिया में, तो बड़ा एक मुश्किल था हमारे लिए, बिकॉज वो ड्रम सर्कल कराने की जो हमारी आदत है और शौक़ है वो हम बिल्कुल उसको कैरी ऑन नहीं कर सक रहे थे बिकॉज ऑब्वियस रीज़न की वजह से। लेकिन उसके दौरान मैं अपने इंस्टाग्राम पे लाइव सेशन करता होता था, जैन अपने इंस्टाग्राम पे लाइव सेशन करता होता था, और हमने काफ़ी लाइव सेशन किए और हमने ये थेरेप्यूटिक ड्रमिंग्स को अपने लाइव सेशन अपने सोशल प्लेटफॉर्म से बजा के उनको प्ले करके वहाँ पे लोगों को भी एंटरटेन किया, और अब हमने अपना भी जो हमारा एक ड्रम्स बजाने का एक जो शौक होता है ऑडियंस के सामने, वो भी हमने पूरा किया। चलें, अब आप यहाँ पर आ ही गए हैं तो अब जरा
अब ज़रा कोई परफॉर्मेंस भी हमारे नाज़रीन को दिखा दें ताकि वो भी देखें कि किस तरीके से आप लोग परफॉर्म करते हैं। 1 2 3 4 मैंने भी भरपूर मुकाबला किया। थैंक यू सो मच जी। मेरे पास लैपटॉप ना होता फिर मैं बताता। जी जैन और हैदर हमारे साथ मौजूद थे, बस कर दें आप। खैर लेकिन क्या कमाल, आई एक्चुअली लॉस्ट द काउंट, मैं गिन ही नहीं सकी क्योंकि जिस तरीके से बीट चेंज कर रहे थे और जब ये पता है ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता क्योंकि जब ये परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये जैन या हैदर में से कोई खड़ा भी होता है दरमियान में और बीट का बता भी रहे होते हैं और पूरा सर्कल हो तो एक अलग ही उसका सर्कल बनती है। और क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में लोग सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं क्योंकि आप मोस्टली रात के बाद का इस्तेमाल करते हुए ये कर रहा था और महारत से कर रहा था। मतलब आप देखें कि जुम्मे के दिन झूठ ना बोले, जुम्मे के दिन झूठ ना बोले। इतनी अच्छी बात से आपने शो का आगाज किया बस वो तो आपकी बात से मुझे ऐसी आ रही है। चलो जी, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड। अल्लाह हाफिज़।